Good morning. Now, shall we start? Yes, sir, please. Yes, sir. Yeah, okay. So, yesterday we have learned something about the pain process as well as the pain reconciliations, right? Now, today we will start with the reconciliation of the pain shortage with the exchange, right? At the same time, we will see the pain shortage of the pain internal shortage also, right? And then we will start with the full account. Then we will see the shortage marking process. एक्सचेंज में से जो पे आउट आ जाता है मुझे पूल में, वो फाइल अपलोड करने के बाद पूरा इंटरनल और मार्केट पेन शॉर्टेज है वो पूरा प्रोसेस हम करेंगे, और उसके बाद हम पूरा पे आउट प्रोसेस करेंगे जो पुल में पड़ा हुआ है वो, राइट? और पुल में जो पे आउट पड़ा हुआ है उसका हम जो पे आउट प्रोसेस करेंगे, उसका हम जो हमारा जो प्रोसेस है डीएसए शेयर पे आउट, वो भी पूरा एकदम एक बार थरल एक बार चेक कर लेंगे और उसका पूरा प्रोसेस कर लेंगे, बराबर है ना? तो माय कलीग हेमेंद्र भाई वो आपको पूरा जो पेन शॉर्टेज जो हम लोग रिकंसाइल कैसे करते हैं एक्सचेंज के साथ, और उसके बाद ही हमको आगे का प्रोसेस करने का है, जैसे कि पे आउट प्रोसेस जो करते हैं वो, बराबर है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन शॉर्टेज रिकंसिलिएशन विद द एक्सचेंज। डिस्प्ले डिबेट में जाएंगे, ओके? हेमेंद्र भाई। आफ्टर जनरली 10:30 को पेन वगैरह हो जाता है, तो आप 11 साढ़े 11 बजे जो भी आपका डीपीसी 9 फाइल वगैरह लेके एड वगैरह रिकंसिलिएशन करके ये स्क्रीन में आके शॉर्टेज चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अपना टोटल शॉर्ट क्वांटिटी दिखा रहा है 800। तो यहाँ पे अपने को ये दो चीज दिख रहा है, टीजीवीसीएल और रूपा, दो शॉर्टेज है अपने। तो फर्स्ट जो भी रहेगा कि जो एक्सचेंज से शॉर्टेज आती है फाइल, उसके साथ हम लोग को ये रिकंसाइल करना है कि भाई 500 और 300 दो ही शॉर्टेज है अपना। अगर ये रिकंसाइल हो जाता है तो उसके बाद में जो पे आउट होता है तो उसमें आरसीबीडीएल डीएफआरएस वगैरह फाइल देता है एक्सचेंज। मतलब अगर बीएससी में रहेगा तो आरसीबीडीएल आएगा, एनएससी में रहेगा तो डीएफआरएस फाइल रहेगा। एक्सचेंज पेन को शॉर्टेज कर, हां तो क्लाइंट होता है, तो भाई एक्सचेंज पेन प्रोसेस। और एक चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि टोटल अपना यहाँ पे दिख रहा है कि 800 शॉर्टेज है, और जो एक्सचेंज पेन है उसमें 600 शॉर्टेज है। तो ऐसा क्यों है कि अपना जो 800 शॉर्टेज है उसमें से 600 मार्केट में जा रहा है, 200 कोई अपने ही क्लाइंट का इंटरनल परचेज है सामने, तो उसको परचेज में शॉर्ट हो जाएगा। तो जब एक्सचेंज रिको करेंगे तो आपको ये 600 ही दिखेगा जो एक्सचेंज का शॉर्टेज है। एक मिनट, 1 सेकंड प्लीज। कोर्स तो बने हुए हैं संदीप, कोर्स से जो आ रही અમારું છે। 1 સેકન્ડ પ્લીઝ। હા, આવશે જ તમને। મને ના આવ્યું, હમણાં અહીંયાથી કરવું પડે। હા, ના ના, ये આવશે ત્યાં। ठीक है, चलो। तो मतलब ये दो अलग पार्ट हो गए। एक शॉर्ट है, मतलब टोटल शॉर्टेज है तो पेन का, उसमें से 600 जा रहा है मार्केट में, तो मार्केट शॉर्ट रहेगा जब मार्केट में ऑक्शन होएगा, और 200 जो है वो अपना इंटरनल पोजीशन, तो परचेस वाले क्लाइंट को शॉर्ट जाएगा। तो ये रिकंसिलिएशन एक्सचेंज से करने का मतलब मैन्युअल रिकंसिलिएशन है, उसमें कोई फाइल्स वगैरह नहीं है। जो एक्सचेंज से फाइल आएगी शॉर्टेज, आपको शॉर्टेज टेली करना है इसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेमेंद्र भाई ने बताया, अभी जो सीपीआई का जो रो है ना, सीपीआई आईओ एंट्री में जहां पर सीपीआई लिखा है फॉर सेटलमेंट नंबर 2022-081 फॉर नॉर्मल रोलिंग, राइट, जिसका ड्यू डेट 5 मई है, वहां पर देखो शॉर्ट क्वांटिटी में 800 शेयर दिख रहा है। तो 800 शेयर मुझे बेसिकली कंफर्म करना है कि उतना ही मेरा शॉर्टेज है कि नहीं। मैंने क्या किया, कल जो मैंने पूरा पेन आपको रिकंसिलिएशन बताया, हमने क्या किया, पहले पेन का पूरे प्रोसेस किया, क्यूसा से शेयर उतारा, आईएससी किया और पीओ से माल उतारा, और अल्टीमेटली हमने क्या किया, लास्ट में प्लेज से भी शेयर उतारा। फिर हमने क्या किया, अगर एनएसडीएल है तो टीसीएल फाइल लिया, और सीडीएसएल है तो डीपीसी 9 फाइल लेकर के हम लोग ने उसका कल हमने रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस है
वो भी हमने एक बार पूरा थॉरली चेक कर दिया। ओके, अभी जैसे कि T+2 पे या T+1 पे मेरा पेन खत्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट पेन शॉर्टेज जो है ना वो एक बार हम लोग को रिको करना पड़ेगा। रिको मतलब कि शॉर्ट क्वांटिटी जो 800 से दिखा है ना वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ अभी ना मेरा इतना ही शॉर्टेज है, राइट। और उसके बाद नीचे देखेंगे ना एक्सचेंज पेन EPI, वहां पर भी देखो शॉर्ट क्वांटिटी में 600 शेयर आया है। तो वो 600 शेयर शॉर्टेज अगर मुझे कंफर्म करना है ना, एक मिनट वहां पर डबल क्लिक करो ना मन बहन, अगर आप 600 शेयर में जाएंगे और देखो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अकाउंट स्क्रिप्ट शॉर्ट पे क्लिक करेंगे ना, हाँ तो आपको जितना शॉर्टेज है ना वो वही दिखेगा, बराबर। एट द सेम टाइम ये जो 600 शेयर है ना उसका जो शॉर्टेज का फाइल मुझे एक्सचेंज से आता है, दोनों एक्सचेंज से आता है, दोनों CC से आता है, मुझे NCL से भी आता है और ICCL से भी मेरे को शॉर्टेज का एक फाइल आता है, टेक्स्ट फाइल। तो हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट फाइल के साथ मेरा जो मार्केट में शॉर्टेज है वो शॉर्टेज में हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे, बराबर। अभी मैं वापस जाता हूं फर्स्ट स्क्रीन पे और CPI पे ऊपर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पर अकाउंट स्क्रिप्ट शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी देखो मेरा एक्शन में कितना शॉर्ट था, 600 शेयर शॉर्ट था, और क्लाइंट में कितना शॉर्ट है, 800 शेयर शॉर्ट है, यानी मेरा 200 इंटरनल शॉर्ट है। मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ, एज्यूम मतलब एज्यूम नहीं लेकिन 100% मेरा 200 इंटरनल शॉर्टेज है। वो इंटरनल शॉर्टेज का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मेरा है क्लाइंट पेन शॉर्टेज और एक्सचेंज पॉइंट पेन जो शॉर्टेज है वो मेरा यहाँ पर मैं फिजिकली हम लोग उसको एक्सचेंज के साथ रिको करेंगे, बराबर। अब हाँ अभी आगे ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होएगा कि जो पे आउट, एक्सचेंज पे आउट की बात कर रहा हूँ, जो एक्सचेंज से पे आउट आएगा उसके लिए एक्सचेंज अपने को 2 फाइल देता है, NSE में DFRS और BSE में RCBDL। तो पहला स्टेप पे आउट के बाद वो रहेगा कि हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने वो फाइल इंपोर्ट करके रखी है क्योंकि मेरे पास अभी फॉर्मेट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये EPO का स्क्रीन दिख रहा है आपको, वो कहाँ से इंपोर्ट करने का वो दिखा। मैं आपको वो बता देता हूँ कहाँ से इंपोर्ट करना है। हम लोग इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट डीमेट में जाएंगे, ठीक है। डेट जो अपना पे इन पे आउट का डेट रहेगा वो रखेगा, ये केस में 5 तारीख रहेगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, ये DFRS है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके हम लोग फाइल इंपोर्ट कर देंगे। ये फाइल इंपोर्ट करने से क्या होएगा कि जो एक्सचेंज से हम लोग को पे आउट होएगा आ रहा है, दैट विल बी अपलोडेड इन अवर सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ EPO में जो IO क्वांटिटी दिख रहा है, अगर पे आउट के पहले अगर वो फाइल इंपोर्ट नहीं की है हम लोग ने तो सिर्फ आपने को यहाँ पे 30144 है वही क्वांटिटी दिखेगा, IO क्वांटिटी नहीं दिखेगा। मैं जब फाइल इंपोर्ट करूंगा बाद में यहाँ पे IO क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा जितना एक्सचेंज से पे आउट आया है। तो ये केस में क्या दिख रहा है कि हम लोग का 30144 ड्यू था एक्सचेंज से आना, टोटल क्वांटिटी हम लोग को आया है 29895 और शॉर्ट है 249। मतलब एक्सचेंज से हम लोग को 249 शेयर शॉर्ट आया है जो हमको ऑक्शन सेटलमेंट में आएंगे बाद में या क्लोज आउट होएगा, वॉट एवर इट में। प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे भी आपको देखना है तो वही स्क्रीन है। यहाँ पे मैं अकाउंट स्क्रिप्ट शॉर्ट कर रहा हूँ तो आपने को जो शॉर्ट आया एक्सचेंज से 249 उसका बाइफर्केशन मिल जाएगा और वो हम एक्सचेंज की फाइल से रिको करेंगे। सी इसके भी है ना एक्सचेंज से फाइल आती है, ICCL और NCL दोनों जगह से मुझे पे आउट में जो शॉर्टेज है ना उसकी भी मुझे फाइल आती है, TXT फाइल आती है। नोटपैड में वो ओपन करके हमारा सिस्टम के साथ इसको आप शॉर्टेज जो आया है एक्सचेंज से वो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, वो बराबर। फाइल का नाम क्या है, एक पे आउट का फाइल? मेरे ख्याल से है ना ICCL में रिसीविंग शॉर्टेज करके है और NCL में पता नहीं, मुझे जरा चेक करना पड़ेगा, वो Okay. पता नहीं है। लेकिन हाँ ICCL में तो पता है रिसीविंग शॉर्टेज करके कुछ फाइल आता है। ओके हाँ अभी ये पूरा प्रोसेस होने के बाद पे आउट करने से पहले हम लोग जो शॉर्टेज है मार्किंग कर देंगे। ये शॉर्टेज पहले मार्किंग करना इसलिए जरूरी है कि जो भी इंटरनल मार्किंग है या अपना आगे जो बेचा है उसको शॉर्टेज न जाए प्रेफरेंस में, उसके लिए शॉर्टेज मार्किंग करना जरूरी है। तो पे आउट प्रोसेस, पे आउट का जो एक्सचेंज का फाइल है इंपोर्ट करने के बाद हम लोग शॉर्टेज मार्किंग करेंगे। हमारे पास अभी सब डेटा है कि कितना पे इन में शॉर्टेज है, कितना पे आउट में शॉर्टेज है, कितना इंटरनल शॉर्टेज है। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे शॉर्टेज मार्किंग के लिए। वहां पे प्रोसेस में डीमेट पे इन पे आउट में यहाँ पे हम लोग IO शॉर्ट जन में जाते हैं। योगेश ने लिहिलं आहे नाव, मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, RECSH TR, ते लिहिलं नाव।
पे आउट का डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी ड्यू डेट रहेगा पे आउट का वो डेट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक ड्रॉ स्क्रीन आ गया कि मेरा पे इन में कितना शॉर्टेज है, पे आउट में कितना शॉर्टेज है, वो आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पे शॉर्टेज कौन से क्लाइंट को मार्क करना है वो सॉफ्टवेयर ही अपने आप अलोकेट कर देगा मार्किंग का। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखेगा, जो अगर ज्यादा क्वांटिटी रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस देता है, तो हो सके उतने कम क्लाइंट में हम लोग का शॉर्टेज मार्किंग होगा। प्लस आगे का कुछ पे आउट क्लाइंट का पे इन ऑब्लिगेशन है, मतलब आप बीटीएसटी वगैरह किया है तो उसको लास्ट प्रेफरेंस देता है शॉर्टेज देने का, पहले दूसरे क्लाइंट को शॉर्टेज मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को करना है मार्क शॉर्टेज। ये बटन दिख रहा है, मैं अभी वो मार्क शॉर्टेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ये शॉर्टेज मार्क करने के बाद यहाँ पे जो बाइफरकेट आ गया अपने को, जो हम लोग ने बोला था कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है, यहाँ पे 400 इसके लिए दिख रहा है कि 200 बाय 200 सेल दोनों को इंटरनल। यहाँ पे मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। मतलब ये 600 का सेल था, उसमें 200 शॉर्ट है, वो कौन से क्लाइंट को अलोकेट हुआ, तो यहाँ पे ये 200 इंटरनल शॉर्ट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है आई सेल ऑप्शन, ये 300 मार्केट क्वांटिटी है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वो मार्केट में शॉर्ट गया है, मार्केट से शॉर्ट आ रहा है। ये 300 सामने दो 200 है, तो सेल्फ ऑक्शन का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो सेल्फ ऑक्शन में चला जाएगा। सेल्फ ऑक्शन का सबको फंडा क्लियर है ना? मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर देखो, अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो सेल्फ ऑक्शन में क्या होता है मालूम है? पहले ये फैसिलिटी है ना सिर्फ आईसीसीएल में अवेलेबल था, अभी ये फैसिलिटी एनसीएल में भी हो गया है, राइट? सी सेल्फ ऑक्शन का मतलब क्या कि अगर आपका कोई इंटरनल शॉर्टेज है, राइट, तो उसका एक फाइल बनेगा। कौन सा फाइल? परचेज वाला शॉर्टेज के लिए और वो फाइल हम लोग एक्सचेंज में यानी सीसी में अपलोड कर देंगे। तो सीसी क्या करेगा मालूम है? जो मुझे मेरा जो परचेज शॉर्ट जो है ना, उसका मुझे ऑक्शन में शेयर मुझे डिलीवर करेगी, और जो मेरा पेइंग शॉर्ट जो है इंटरनल केस के अंदर, उसका मुझे वो क्या करेगी ऑक्शन की तरह मुझे वो लोग क्लोज आउट का इफेक्ट दे देगी। जैसे कि मार्केट में शॉर्टेज होता है ना, वैसा मुझे इफेक्ट दे देगी। यानी देखो ये केस के अंदर है ना, 300 शेयर जो है ना मेरा मार्केट शॉर्टेज है, लेकिन 200 शेयर मेरा इंटरनल पेइंग शॉर्ट है। तो एक्सचेंज सीसी क्या करेगा, 500 का 500 क्या हो जाएगा, मेरा मार्केट में पेइंग शॉर्ट हो जाएगा, और वो जो 200 शेयर है ना उसका मुझे ऑप्शन में शेयर आएगा। तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ऑप्शन, राइट? यानी एट द सेम टाइम शॉर्टेज मार्किंग हम लोग सेल्फ ऑप्शन डिसाइड कर लेते हैं कि जो क्लाइंट का पेइंग शॉर्ट है और सामने जो क्लाइंट को हमने पे आउट शॉर्टेज अलोकेट किया इनको इन केस ऑफ इंटरनल, तो पे आउट वाले का ऑप्शन में शेयर आएगा और पे इन वाले का क्या हो जाएगा, क्लोज आउट मार्किंग हो जाएगा। तो ये शॉर्टेज मार्किंग करने के बाद एक्सचेंज से एक फाइल अपने को अपलोड करना पड़ता है बीएससी के अंदर। आईसीसीएल के अंदर भी एक सिंपल एक फाइल है, वो अभी तक हमने वो किया नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट केस है, तो यहाँ पर भी सेल्फ ऑक्शन हो सकता है। अगर किसी को सेल्फ ऑक्शन नहीं करना है इंटरनल के केस के अंदर, तो हम यहाँ पर पैरामीटर चेंज करेंगे। तो पैरामीटर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? जो क्लाइंट ने शॉर्ट सेल उतारा है और जो क्लाइंट को इंटरनल शॉर्टेज पे आउट गया हुआ है, यानी वो दोनों का क्या हो जाएगा, क्लोज आउट का बिल बन जाएगा। बराबर है ना? जो क्लोज आउट का बिल बन जाएगा उसके लिए एक मेथड है हमारा क्लोजिंग रेट डिसाइड करने का, जैसे कि लास्ट 3 डे का हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस, या फिर सॉरी हाईएस्ट प्राइस लास्ट 3 दिन का, या फिर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो विच एवर इज हाईएस्ट, वो प्राइस खुद मतलब डिसाइड हम लोग करते हैं जो एक्सचेंज का सर्कुलर के हिसाब से है। तो वो फाइल वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक हम लोग कैप्चर करेंगे और उसका फिर एंड में क्या हो जाएगा, क्लोज आउट का बिल भी हम लोग यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकेंगे, राइट? तो ये केस जो हेमेंद्र ने बताया वो पहले इंटरनल का केस है। एट द सेम टाइम एक मिनट मार्क शॉर्टेज, सॉरी स्क्रिप्ट समरी एट द सेम टाइम देखो ऊपर वाला एक केस है इन्फोसिस। यहाँ पर अगर वो डबल टिक करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, मेरा क्या है, एक्सचेंज से पे आउट में मेरे को 137 शेयर्स का मुझे बाय था, लेकिन मुझे कितना शॉर्ट आया, 37 मुझे शॉर्ट आया। तो हमने क्या किया मालूम है, एक जो बड़ा क्लाइंट है ना JS21, देखो मेरे पास है ना बाई क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे ना तो AR006 25 शेयर पड़ा है,
J11 10 शेयर पड़ा है और LS25 और LV013 का एक एक शेयर है, यानी वो मैं 4 क्लाइंट को मैं 37 शेयर्स दे सकता हूं। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, सिर्फ एक ही क्लाइंट को शॉर्टेज मार्क कर दिया। क्यों? नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है? अगर मैं 4 क्लाइंट को शॉर्टेज मार्किंग करता हूं तो ऑक्शन में मुझे 4 अलग अलग क्लाइंट को पे आउट में शेयर देना पड़ेगा, यानी मेरा उतना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ जाएगा, मेरा काम और बढ़ जाएगा, मेरा रिकंसिलिएशन भी बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली नहीं 4 बिल नहीं, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि मेरा भी काम बढ़ेगा, रिकंसिलिएशन प्रोसेस बढ़ जाएगा। यानी हमने सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंट डेवलप किया हुआ है। व्हाइल मार्किंग द शॉर्टेज हम क्या करेंगे कि जिसका बाय वे ऑफ हाईएस्ट परचेज है ना, उसको मैं शॉर्टेज मार्किंग करूंगा। यानी ऑक्शन के सेटलमेंट में मेरा जो पोजीशन शिफ्ट होगा, राइट, वहां पर सिर्फ एक ही क्लाइंट को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। संदीप भाई हाँ बोलिए। ये क्या मतलब वो अलाउड है क्या? कंप्लायंस इशू नहीं होगा? चलेगा ना, सी शॉर्टेज मार्किंग आप किसी को भी कर सकते हो, कर सकते इसमें हैं। कोई इशू नहीं है। देयर इज नो कंप्लायंस रूल एज फार एज द शॉर्टेज मार्किंग इज कंसर्न, राइट। हाँ ओके। आपके ऊपर चॉइस है, आप किसी को भी शॉर्टेज मार्किंग करना तो आप कर सकते हो। अच्छा, अभी कभी कभी आपकी मैनेजमेंट कॉल लेती है कि एक काम करो, ये है ना, ये बड़े क्लाइंट को शॉर्ट है, ये इसको शॉर्टेज मार्किंग में मत करो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। देखो बाजू में एक बटन है एडिट शॉर्टेजेस, उसको ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वहां पर क्या हो गया है कि देखो वो पूरा स्क्रीन खुल गया। अभी आपको प्रायोरिटी चेंज करना है तो एक कर्सर थोड़ा इधर मूव करो। हाँ, अगर आपको प्रायोरिटी चेंज करना है, मैंने किसको मार्क किया है शॉर्टेज, ये जो एक क्लाइंट है JS21 उसको मार्क किया है, तो वहां पर मैं उसको क्वांटिटी 0 करके बाकी का मार्क कर सकता हूँ, बराबर है ना। अगर मैनेजमेंट ने कॉल लिया कि चलो इसको शॉर्टेज मार्किंग मत करो, 4 क्लाइंट को मार्क कर दो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर जाकर के मैन्युअली चेंज कर सकते हो, बराबर है ना। चेंज करने के बाद जैसे आप यहाँ पर सेव का बटन दबाएंगे ना, तो वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। सर एक फंडामेंटल डाउट है। हाँ बोलिए ना। अभी जो बाय करता है बेसिकली उसको ही पे आउट शॉर्ट आएगा, ऑब्वियसली बराबर है। तो जिसको शॉर्ट आएगा उसी में बताना पड़ेगा ना, कोई दूसरे क्लाइंट में कैसे? नहीं लेकिन 5 जन ने बाई किया है ना ये केस में, तो ये किसको केस में है short ना, करना? बहुत सारे क्लाइंट ने बाय किया हुआ है। मैंने केस ऐसा प्रोड्यूस किया है कि अच्छा 25 शेयर 10 शेयर एक शेयर वाला भी मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, तो सब और बायर ही है। और एक बड़ा क्वांटिटी का भी कॉम्बिनेशन बनाया। तो मुझे जो एक्सचेंज से शॉर्टेज आया ना, वो सिस्टम ने क्या किया, बड़े क्वांटिटी जिसने परचेज किया ना उसको ही शॉर्टेज मार्किंग किया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के अंदर मुझे एक ही क्लाइंट को हैंडल करना पड़ेगा, एक ही क्लाइंट का मुझे फाइल बनाना पड़ेगा, एक ही क्लाइंट का मुझे रिको करना पड़ेगा, बराबर है ना। वो हिसाब से हमने वो थोड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर डेवलप किया है, ठीक है। अभी और एक केस में आपको बताता हूँ, स्टेप समरी में जाओ। TCS में जाता हूँ। देखो TCS के अंदर मुझे है ना, एक्सचेंज से मुझे कितना शेयर लेने का था, 21 शेयर लेना था, बराबर। अभी और मुझे एक्सचेंज से 12 शेयर शॉर्ट आया, तो सिस्टम ने क्या किया मालूम है, एक शेयर फर्स्ट क्लाइंट को मार्क किया, दूसरा एक शेयर दूसरा क्लाइंट को मार्क किया, और 10 शेयर लास्ट वाले क्लाइंट को मार्क कर दिया, बराबर है। अभी देखो सिस्टम ने जो फर्स्ट क्लाइंट है ना AR006 करके, उसका भी 10 शेयर का क्वांटिटी का परचेज था, लेकिन उसको हमने शॉर्ट मार्किंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये केस में AR006 ने नेक्स्ट सेटलमेंट में, यानी उसके बाद वाला सेटलमेंट में उसने कुछ शेयर बेच दिया है। वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं डिस्प्ले के अंदर, एक मिनट, डिस्प्ले के अंदर, डीमेट के अंदर, यहाँ पर सेकंड में करो, और यहाँ पर AR006 क्लाइंट का कोड डाल दो, AR006। देखो ये स्क्रीन है, वहां पर आप देख सकते हो कि AR006 ने, नहीं चलेगा, ये डेट निकाल दो। हाँ हाँ नहीं અહીંયા આગળ કરો, 70 का दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर IONT करो। अभी देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ AR006 फिल्टर कर दिया, तो AR006 ने कितना शेयर, मतलब यहाँ पर डबल क्लिक करो CPU के ऊपर, तो AR006 ने TCS 10 शेयर बाय किया हुआ है। कौन सा सेटलमेंट के अंदर? सेटलमेंट नंबर 81 के अंदर, बराबर। और उसने क्या किया है, जो 82 नंबर का सेटलमेंट है उसके बाद वाला, उसमें 10 शेयर बेच दिया है, बराबर। तो हमने क्या किया, उसने BTST किया है, तो मैंने उसको प्रायोरिटी लास्ट में दिया। यानी 10 शेयर मैंने सबसे पहले किसको मार्क किया है, 10 शेयर, हाँ 10 शेयर मैंने सबसे पहले किसको मार्क किया,
जिसका बीटीएसटी नहीं है वो उसको पहले मार्क किया, और बीटीएसटी वाले क्लाइंट को मैंने लास्ट प्रायोरिटी दिया। यानी आप वापस वो स्क्रीन में जाएंगे तो देखो ये जो AR006 है जिसने ये सेटलमेंट में यानी 81 नंबर का सेटलमेंट में बाय किया है 10 शेयर और 82 नंबर का सेटलमेंट में 10 शेयर सेल कर दिया है, तो उसको मैंने लास्ट में देखो एक शेयर मार्क कर दिया है। अगर JD17 अगर उसका ज्यादा क्वांटिटी का परचेस रहता था ना तो उसको पहले शॉर्टेज मार्क करता था और AR006 को वो शॉर्टेज मार्किंग नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट ने आज बाय किया है जिसका पे आउट आज T-2 में बाय किया है, जिसका आज पे आउट आया, और उसने क्या किया है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेटलमेंट में जिसका पेइंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग को है उसमें वो क्लाइंट ने बेच दिया है। बराबर है ना? तो ये मेरा शॉर्टेज मार्किंग का पूरा प्रोसेस है। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पर? ये एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जो अगर इंटरनल शॉर्टेज रहता है, आपने को ऑक्शन इंटरनल ऑक्शन नहीं करवाना है तो आप क्लोज आउट करवाते हैं सिस्टम से, राइट? सॉरी दोबारा बताइए। इंटरनल शॉर्टेज में ऑक्शन अगर नहीं कराना है मार्केट में, हाँ मार्केट में नहीं कराना सेल्फ है, ऑक्शन ना, सेल्फ ऑक्शन नहीं हाँ, कराना है तो आप क्लोज आउट कर रहे हो सिस्टम से, राइट? बराबर है। लास्ट 3 डेज का जो हाईएस्ट प्राइस लेते हो और अदर और लास्ट क्लोजिंग प्राइस व्हिच एवर इज हायर, तो उसमें आप सिस्टम को कैसे मालूम पड़ता है लास्ट 3 डेज का? ये देखो हम लोग ने क्या किया मालूम है, हम लोग एवरीडे बेसिस पे एक्सचेंज से जो मुझे एमडी फाइल आती है ना, हाँ वो फाइल हम लोग अपलोड करते हैं। बराबर है? ओके, तो एमडी फाइल के अंदर अगर एमडी फाइल में अगर आप देखेंगे ना तो है ना वहां पर क्लोजिंग प्राइस भी रहता है और हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस भी रहता है। बराबर है ना? तो वो हम लोग नहीं करते, वो सिस्टम के अंदर हमने इनबिल्ट लॉजिक बनाया है। जो एनएससी का सर्कुलर है ना वो हमने इनबिल्ट लॉजिक बनाया है, वो हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। डन। ओके, हाँ अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे स्क्रिप्ट। फिर वो ये एक क्वेश्चन टाइप की है। हाँ बोलो। प्लीज शो मेन्यू ऑफ एडिट आईओ शॉर्टेज अगेन। प्लीज शो द मेन्यू ऑफ एडिट आईओ शॉर्टेज। हाँ तो ये वही है। एक मिनट हेमेंद्र भाई क्या करेंगे? प्रोसेस में गया, खाली रिमूव करना पड़ेगी। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं वापस क्या करता हूँ प्रोसेस में जाता हूँ और उसको पूरा रिमूव करता हूँ। डीमेट पेन पे आउट, उसके वहां अंदर है आईओ शॉर्ट जनरेशन। डेट सिलेक्ट किया मैंने पे आउट का, जो ड्यू डेट है वो सिलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, यहाँ सेटलमेंट और लिखा है, मतलब अगर और कोई भी सेटलमेंट में रहता तो साथ में आ जाता, यानी रोलिंग ट्रेड फॉर ट्रेड और T1 का सेटलमेंट भी अगर रहता था ना और उसमें कुछ शॉर्टेज रहता था तो वो सब यहाँ पर साथ में आ जाता था। यानी आपको अलग अलग सेटलमेंट सिलेक्ट करके शॉर्टेज मार्किंग रन करने की जरूरत नहीं है। बराबर है ना? और स्पेसिफिक स्टॉक में जाकर के देखना है तो आप क्या करते हो, स्पेसिफिक स्टॉक को सिलेक्ट करके आप उसको एडिट भी कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन, और देखना है तो आप क्लाइंट पोजीशन में क्लिक करके वो स्पेसिफिक स्टॉक में जाकर के देख सकते हो कि किन से क्लाइंट को हमने शॉर्टेज मार्किंग किया है। बराबर ना? आगे का प्रोसेस ऑप्शन एलिजिबल, हाँ ना पति करो ऑप्शन। अभी ये जो सर और एक क्वेश्चन है, ये मल्टीपल सेटलमेंट रहेगा ना तो कैसे शॉर्टेजेस मार्क करने का? देखो अभी आपका पॉइंट वैलिड है कि जैसे कि आज है ना कल 2 पेइन पे आउट है। अभी देखो मॉर्निंग में एक सेटलमेंट का पेइन पे आउट हो गया, राइट? पेइन हो गया, पे आउट अभी भी बाकी है। जैसे मुझे एक्सचेंज से फाइल आएगी मैं क्या करूंगा, आरसीबीडीएल फाइल या डीएफआरएस फाइल में मेरी सिस्टम में अपलोड कर दूंगा। ओके, अभी दूसरा तो पेइन भी बाकी है जो आफ्टरनून में होने वाला है और उसका पे आउट शाम को होगा। अगर मुझे ये केस के अंदर शॉर्टेज मार्किंग करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? कि जैसे हेमेंद्र मैंने बताया ना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और वहां पर मैं सेटलमेंट नंबर सिलेक्ट कर लूंगा। जो सेटलमेंट का मॉर्निंग को पेइन कंप्लीट हो गया है उसका आरसीबीडीएल या फिर डीएफआरएस इन केस ऑफ एनसीएल आ गया है, सिस्टम के अंदर हमने अपलोड कर लिया, उसका भी पे आउट जो एक्सचेंज पे आउट शॉर्टेज हमने वो टैली कर लिया, तो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक सेटलमेंट ड्रॉप डाउन में है वो सिलेक्ट करके वो शॉर्टेज मार्किंग रन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर? अगर आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हो तो सिस्टम क्या करेगा, पूरा का पूरा जितना भी सेटलमेंट है वो सबका मार्किंग हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, कि दूसरा वाला ने जिसका अभी तक आपने पेन रिको भी नहीं किया रहेगा तो उसका भी शॉर्टेज मार्किंग हो जाएगा, राइट। तो जिस दिन 2 सेटलमेंट का पे इन पे आउट है वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रख के शॉर्टेज मार्किंग करना पड़ेगा। ओके। और ये सर जो भी पे आउट शॉर्ट रहता है टैली करने के बाद हमको क्लाइंट को भेजना है क्या, ये आपका स्टेट हाँ मैं शॉर्ट है? बताता हूँ, उसके आगे प्रोसेस है। सी हाँ देखो अच्छा। हम लोग ने क्या किया, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे कि एक्सचेंज से पे आउट का फाइल आ जाता है 12:30 बजे, डीएफआरएस या आरसीपीएल जो कुछ भी पढ़ो, हमने क्या किया इमीडिएटली हम लोग शॉर्टेज मार्किंग करते हैं। तो उसमें पे इन का तो चलो शॉर्टेज मार्किंग हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने पे आउट का भी शॉर्टेज मार्किंग कर लिया, और एट द सेम टाइम जो इंटरनल है उसका भी हमने शॉर्टेज मार्किंग कर लिया। अभी इंटरनल शॉर्टेज के अंदर 2 केस है, या फिर मैं क्लाइंट को क्लोज आउट में दे देता हूँ, बायर और सेलर दोनों को, यानी क्लोज आउट का बिल बनाता हूं, या फिर उसका मैं सेल्फ ऑप्शन करता हूं। ओके। अभी जो क्लाइंट जो ब्रोकर इंटरनल के अंदर बायर और क्लोज आउट का बिल बनाता है, उसके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि वो क्लाइंट को इमीडिएटली बोल सकता है कि भैया अभी तूने जो बाय किया है उसका मैं तेरे को शेयर नहीं दूंगा, तो तेरे को अगर मार्केट से खरीदना है तो तू खरीद ले, बराबर है ना। तो वो प्रोसेस को हमने ध्यान रख के हमने ये पे आउट शॉर्टेज मार्किंग का, यानी पेन शॉर्टेज मार्किंग का पे आउट और इंटरनल मार्किंग का हमने एडवांस में प्रोसेस बना दिया। नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे वेंडर क्या करते हैं, शाम को शॉर्टेज मार्किंग करते हैं। शाम को जब शॉर्टेज मार्किंग होता है, यानी शाम को मतलब पे आउट देने के बाद शॉर्टेज मार्किंग करते हैं। उससे इंपैक्ट क्या होता है मालूम है, कभी कभी मार्केट खत्म भी हो जाता है और किसी क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने उसको एक बार बोल दिया कि भैया अभी तेरे को शेयर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो इंटरनल है, राइट। और उसको मार्केट में आज मार्केट बहुत डाउन है और उसको मार्केट से शेयर खरीदना है तो वो खरीद नहीं सकता है। यानी हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर प्रोविजन किया है कि इन केस ऑफ इंटरनल शॉर्टेज अगर कोई ब्रोकर दोनों का बायर और सेलर का क्लोज आउट का बिल बना देता है, तो उसको अगर किसी क्लाइंट को जिसका इंटरनल है उसको शॉर्टेज कंफर्म करना है तो वो कंफर्म बिफोर मार्केट, मतलब मार्केट खत्म होने से पहले वो कंफर्म कर सकता है, बराबर है ना। क्लियर अच्छा, ना। एक्सचेंज को भी करना पड़ता है ना रिपोर्टिंग शॉर्टेज का? वो बाद में आएगा, हेलो वो बाद में आएगा, ये पहले मार्किंग सी एक्सचेंज को है ना। T+2 तक मेरे पास टाइम है, सॉरी T+2+1 यानी T+3 तक मेरे पास टाइम है। आज मेरा शॉर्टेज मार्किंग हो गया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं उसको एक्सचेंज को शॉर्टेज कंफर्म कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रिपोर्ट आएगा, मैं आपको वो बताता हूँ, बराबर है। ओके हाँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गए और ऑक्शन एलिजिबल IOTRX। अभी ये प्रोसेस में क्या होता है कि देखो आपका परचेस रहेगा और शॉर्ट आया तो आपको वो शेयर्स ऑक्शन में आएंगे, तो मुझे वो ट्रेड ऑक्शन में क्रिएट करना है, तो ये प्रोसेस से वो ट्रेड क्रिएट हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि अगर आपने सेल किया है और शॉर्ट दिया है तो आपका एक्सचेंज में ऑक्शन होएगा, उसका मुझे बिलिंग करना है। तो नॉर्मल ट्रेड में मुझे उसका ट्रेड जनरेट करना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस जरूरी है। मतलब आपका जो शॉर्टेज रहेगा उसका जो नेक्स्ट स्टेज में जो करना है क्रिएशन वगैरह, वो ये प्रोसेस से होता है। बराबर हाँ, हाँ कर IOT यहाँ पे IOTRX से मैं बटन दबा रहा हूँ। ओके अभी ये हो गया। डिमेट में विंडोज में डिमेट में जाता है, डिमेट में हाँ बराबर, रिफ्रेश करो। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप स्क्रीन देख लेना। नहीं तो नहीं તમે મોટી ડેટ એક્શન કરો ને। ये देखो यहाँ पे ये पहला चीज क्या हो गया, ऑप्शन में ये आ गया एक्सचेंज पे आउट 449 शेयर्स, मतलब मेरा 249 जो एक्सचेंज से शॉर्ट था और जो 200 हम लोग ने इंटरनल जो शॉर्टेज में रखा, वो दोनों चीज यहाँ पे आ गया। तो जब ये एक्सचेंज से पे आउट आएगा तो वही RCBDL की जगह पे ARBDL फाइल लेके हम लोग इंपोर्ट करेंगे और क्लाइंट का पे आउट जनरेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आ गया कौन सा इंटरनल है, कौन सा मार्केट से है,
यहाँ पे 800 का था पहले, यहाँ पे 200 नहीं था। ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ये 200 इंटरनल क्वांटिटी है, 600 मार्केट क्वांटिटी। तो ये पूरा स्क्रीन आ गया सामने। 200 यहाँ पे इंटरनल था, तो यहाँ पे भी इंटरनल दिख रहा है कि आपका सेल में किसी का इंटरनल है तो सामने परचेस में भी वो इंटरनल होना चाहिए। तो ये 200 सेल का इंटरनल, 200 परचेस का इंटरनल। देखो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी व्हाट इज द रूल ऑफ डिपॉजिटरी। एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों का रूल क्या है आपको पता है? कि आज मॉर्निंग को पेन खत्म हो गया, उसके बाद वो लोग ने आपको फाइल दे दिया कि कितना पेन शॉर्ट है। फिर आफ्टरनून को आपका पे आउट आया तो उसमें भी आपको पता लग गया कि कितना पे आउट शॉर्ट है। उसके बाद जो कुछ भी प्रोसेस होता है ना, वो कहां पर होता है? रिमेनिंग प्रोसेस पूरा ऑक्शन में होता है। यानी वो लोग का प्रोसेस क्या है, दोनों डिपॉजिटरी का यानी दोनों सीसी का, सॉरी, वो लोग क्या करते हैं, रोलिंग को क्लोज कर देते हैं, राइट? और वही सेम पोजीशन यानी एज फार एज द पे आउट इज कंसर्न, वो सेम पोजीशन वो ऑक्शन में खड़ा कर लेते हैं। यानी रोलिंग को क्लोज करके ऑक्शन में वो लोग पोजीशन खड़ा करते हैं, राइट? तो हमने भी सेम चीज यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो देखो यहाँ पर है ना, पहले शॉर्ट क्वांटिटी में आपको शेयर दिख रहा था 800 शेयर और 600 शेयर, और एक्शन पे आउट का भी शॉर्ट क्वांटिटी में आपको शेयर दिख रहा था। लेकिन वो पूरा पोजीशन हमने क्या किया, सेम सीसी की तरह हमने उसको क्लोज कर दिया। यानी शॉर्ट क्वांटिटी में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उसको क्या किया हमने, रिस्पेक्टिव जहां जहां मुझे दिखाना है वहां पर दिखा दिया। अभी देखो इन केस ऑफ पे इन शॉर्ट मैंने क्लोज आउट क्वांटिटी में पोजीशन दिखा दिया। फिर उस इन केस ऑफ अपना ये जो पे आउट शॉर्ट था उसको मैंने ऑक्शन में पोजीशन दिखा दिया, और इंटरनल का इंटरनल में दिखा दिया, और मार्केट का था वो मार्केट में दिखा दिया। तो हमने भी क्या किया है, यहाँ पर आ जाओ, हमने भी क्या किया है, सेम जो एक्शन का जो इफेक्ट है ना, वो सेम टू सेम एक्शन का इफेक्ट दे दिया। इसने को शॉर्ट करो लाता हूँ, हाँ नहीं शॉर्ट करो लाता हूँ, अजय को करो। हाँ अभी एक लगभग आया, अभी एक थोड़ा ऊपर जाता है, रोलिंग जो थी, तो ये हमने पूरा दिखा दिया। अभी हम आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं, एक मिनट, आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं वो हम लोग डीएसए शेयर मार्किंग, बराबर ना, डीएसए शेयर पे आउट रन करेंगे। डीएसए शेयर पे आउट मतलब क्या है? तो देखो क्वेश्चन है, हाँ बोलो। मतलब पे आउट जो शॉर्ट था उसको आपने ऑक्शन और मार्केट में एडजस्ट कर दिया, मार्केट क्वांटिटी, बराबर? हाँ बराबर, पे आउट शॉर्ट था ना, वो मैंने क्या किया, रोलिंग में क्लोज करके ऑक्शन में उसका ट्रेड खड़ा कर दिया। ऑक्शन में ट्रेड क्यों खड़ा किया? वो और रिमेनिंग क्वांटिटी मार्केट में दे दिया मतलब। हाँ बाकी का रिमेनिंग क्वांटिटी जो पेन शॉर्ट जो था ना, वो मार्केट में मैंने दिखा दिया। ऑक्शन में खड़ा किया, इसका रीजन क्या है कि उसका क्या था वो आएगा आप देखो पे आउट ऑक्शन। देखो ऑक्शन में मैंने ट्रेड क्यों खड़ा किया, ऑक्शन में मैंने पोजीशन क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि कल मुझे T+3 पे ऑक्शन की फाइल आएगी। आईसीसीएल में मुझे ARBDL फाइल आती है और एनसीएल में DFRS फाइल आती है। वो फाइल मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पर आईओ क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आ जाएगी, बराबर। और फिर मुझे सेम जैसे मैं नॉर्मल पे आउट देता हूँ ना रोलिंग टीटीडी का, वैसे ऑक्शन का भी मैं पे आउट सिस्टम से जनरेट कर सकता हूँ, राइट? मुझे यहाँ पर कौन सा क्लाइंट को पे आउट देना है वो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑक्शन के अंदर क्लाइंट पे आउट में डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको वहां पर पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा स्क्रिप्ट करो ना, नहीं वहां पर कौन सा स्क्रिप्ट, सीपीयू का कौन सा स्क्रिप्ट कौन सा क्लाइंट को देने का है वो मुझे, और कितनी क्वांटिटी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेड बाय वे ऑफ ट्रेड यहाँ पर आ जाएगा। नहीं मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हेलो, मतलब मेरा बाय किया हुआ जो शॉर्ट था उसका आपने ऑक्शन में खड़ा कर दिया है, मैं राइट? बराबर है, ऑब्वियसली, क्योंकि वही मुझे एक्सचेंज से T+3 पे शेयर आएगा, ऑक्शन में आएगा, रोलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि रोलिंग तो वो लोग क्लोज कर दिया, अभी ऑक्शन ओपन हो गया तो ऑक्शन में शेयर आएगा वो। ओके, और वो मैं क्लाइंट को दूंगा? हाँ अभी, हाँ वो मैं क्लाइंट को दे दूंगा, क्योंकि उसकी भी है ना, जैसे रोलिंग और ट्रीटी की जैसे फाइल आती है ना, RCPDL और DFRS, राइट? सेम ऑक्शन की भी मुझे फाइल आएगी, वो सिस्टम के अंदर मैं अपलोड करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर आईओ क्वांटिटी में वो शेयर देखेगा कि ऑप्शन की वॉलेट के अंदर भी मुझे शेयर आ गया, एनएसडीएल में आया या फिर सीडीएसएल में आया, जो आपका प्रीफर्ड डिपॉजिटरी है वो। और मार्केट का क्या है, मार्केट का क्या डायरेक्ट आता है क्या ऑन मार्केट जैसा? मैं समझा नहीं, आ रहा है ना आपने, ये जो परचेस वाला है ना वो मार्केट से ही आ रहा है। अच्छा, मतलब वो डायरेक्ट, मतलब T+2 के नहीं, हाँ T+3 पे आएगा। देखो 449 शेयर है ना, उसका मुझे मार्केट से शेयर आ जाएगा पूल के अंदर, तो वो मैं T+3 पे, T+3 पे, हाँ T+3 पे
क्योंकि T+2 पे क्या होता है, मेरा जो ऑप्शन जो होता है ना, पे इन शॉर्ट या पे आउट शॉर्ट, उसका मार्केट में ऑफर होता है। जो क्लाइंट ने ऑफर भरा है, विंडो रहता है, खुलता है। हाँ बराबर, परफेक्ट, वो विंडो खुलता है ना आधा पौना घंटा के लिए, राइट। तो उसके अंदर मुझे शेयर आता है, पब्लिक उसके अंदर ऑफर भरती है। तो ऑफर भरती है यानी अगर मुझे शेयर नहीं आया बाजार में से, तो सामने वाला पार्टी क्या करता है, ऑफर भरता है, जिसको उसको पे इन करना पड़ता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। और वो जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पे इन करता है, तो सामने वो शेयर मुझे पे आउट में आ जाता है, क्योंकि मेरा बाजार से शॉर्ट आया था। ओके, ठीक है। हाँ, अभी ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया शॉर्टेज मार्किंग। ये शॉर्टेज मार्किंग में और किसी को कुछ डाउट है? संदीप भाई, एक क्वेरी है। हाँ बोलो ना। ये जो सेल्फ ऑक्शन कराना है, उसके लिए रिपोर्ट रेडी है क्या सिस्टम में? सुनो, मेरा है ना, एनएससी के अंदर रिपोर्ट मेरा रेडी नहीं है, लेकिन बीएससी के अंदर मेरा रिपोर्ट रेडी है। अभी एनएससी में पब्लिक प्रिफर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, मैं आपको जस्ट उसका रीजन बताता हूँ। हाँ, एनसीएल के अंदर वो लोग ने डेडलाइन दिया है मॉर्निंग को 8:30। अभी क्या सीन आता है मालूम है? सीन क्या आता है कि सपोज अभी भी मेरा पेज तो चालू है, मेरा पेज कितने बजे कंप्लीट होने वाला है? 10:45 को मेरा पेन कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट पे अभी भी किसी का शेयर आ सकता है ना, मॉर्निंग को 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। तो एनसीएल वाले ने है ना डेडलाइन 10:30, अरे मॉर्निंग को 8:30 का रखा है कि 8:30 के पहले अगर आप मुझे फाइल बना के दे देते हो तो मैं आपका सेल्फ ऑक्शन करूंगा। लेकिन बीएससी में यानी आईसीसीएल में वो लोग ने डेडलाइन रखा है 12:30 बजे का, यानी 12:30 का। तो आईसीसीएल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे पे आउट का फाइल आता है हम लोग शॉर्टेज मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन एनसीएल में वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एमसीएल के अंदर क्या है, हमने खाली प्रोविजन कर दिया है सेल्फ ऑक्शन मार्किंग का। अगर आपको मैन्युअली फाइल बनानी तो आप फाइल बना के अपलोड कर सकते हो। यानी ब्रोकर लोग क्या करते हैं मालूम है, कि जिसका पास बिजनेस बहुत कम है और जिसको सेल्फ ऑक्शन की फाइल T-1 को ही अपलोड करना है, तो आप कर सकते हो। फाइल बना के रेडी रखने का, मॉर्निंग को 8:30 आकर के सीधा अपलोड कर देने का। बट जो ब्रोकर एनसीएल ऑप्ट किया है वो तो एनसीएल में ही करेगा ना, अगर जो भी रूल रेगुलेशन। लेकिन वो नॉर्मली कोई ब्रोकर प्रेफर ही नहीं करता है एनसीएल के अंदर सेल्फ ऑक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उसका डेडलाइन इस मॉर्निंग को 8:30 का है, तो मैं कैसे अपलोड करूंगा फाइल? क्योंकि अभी भी क्लाइंट का शेयर आना बाकी है ना, आ सकता है ना मॉर्निंग को, इसके हिसाब से। नहीं, अगर प्री डिफाइंड है कि इसको सेल्फ ऑक्शन करवाना है तो अपने को तो कर सकते हैं ना, ऑप्शन तो ओपन रखना चाहिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना, हेलो, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मैं शॉर्टेज मार्किंग करूंगा सिस्टम के अंदर तो क्या हो जाएगा मालूम है, कि जिसका लास्ट मोमेंट पे जो शेयर आने वाला है, राइट, उसका भी शॉर्टेज मार्किंग कर देगा। 8:30 के पहले अगर आप मार्किंग करें तो क्या सीन हो जाएगा, मेरा पेज नहीं, प्री डिफाइंड मैं जो बता रहा हूँ, ये शॉर्ट शेयर से आने वाला ही नहीं है, उसको सेल्फ ऑक्शन करवाना है। तो हाँ, लेकिन सुनो, अगर मुझे मालूम है, चलो 2 स्क्रिप्ट मेरी शॉर्ट है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्लाइंट का शेयर मुझे नहीं आएगा और दूसरा क्लाइंट का शेयर है जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो मैं शॉर्टेज मार्किंग प्रोसेस करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा मालूम है, सिस्टम दोनों को शॉर्टेज मार्क कर देगा और दोनों का सेल्फ ऑक्शन का फाइल बना देगा। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना इसके लिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं आईसीसीएल में, क्या होता है मालूम है, मैं उसको 12:30 बजे शॉर्टेज मार्किंग करता हूँ, क्योंकि उनका डेडलाइन 12:30 बजे है, राइट। तो आईसीसीएल में मेरे मेजोरिटी ब्रोकर है ना, सेल्फ ऑक्शन करते हैं, लेकिन एनसीएल में कोई नहीं करता है। हाँ, मैंने खाली प्रोविजन बना के रखा है। ये तो एक कल अपना एक क्वेश्चन था सेल्फ ऑक्शन के लिए, इसके लिए मैंने ये एनसीएल में सेल्फ ऑक्शन का केस प्रोड्यूस करके रखा, लेकिन एनसीएल में कोई भी नहीं करता है, सब आईसीसीएल वाले सब करते हैं। ओके, अच्छा। तो अभी हम लोग ये शेयर पे आउट की मतलब वो चालू करें, शेयर पे आउट वाला लॉजिक बताने के लिए। यस, ओके, थैंक यू। हाँ हेमेंद्र भाई, भी शेयर पे आउट आप ले लो ना। शेयर पे आउट भी शेयर पे इन के जैसा ही प्रोसेस है, उसमें एक प्रोसेस एक्स्ट्रा है कि पे आउट हम लोग को किसको देना है वो सिस्टम को डिसाइड करना है बेस्ड ऑन उसका डेबिट क्रेडिट और जो भी क्राइटेरिया डाला है कि कितना होल्ड करना है। मतलब पहले हम लोग वो रन करेंगे, बाद में पे आउट प्रोसेस करेंगे, बाद में स्लिप जनरेट करेंगे, बाद में रिपोर्ट जनरेट करेंगे। मतलब लास्ट का 3 प्रोसेस जो पे इन में किया वो सेम रहेगा, सिर्फ एक प्रोसेस बढ़ जाएगा कि जो हम लोग को डिसाइड करना है, सिस्टम विल डिसाइड कि भाई किसको भी हम लोग को पे आउट देना है। तो उसके लिए
यहाँ पे हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे डीएसएस में जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है डीएसएस शेयर पे आउट। मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे हम लोग डेट सिलेक्ट करेंगे, जो पे आउट का डेट है, ड्यू डेट, मतलब 5 तारीख को पे आउट करो, 5 तारीख सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक मारा हुआ है, ये सब इंटरनल प्रोसेस है, पहले उसका डेबिट क्रेडिट डिसाइड होएगा, बाद में अकाउंट डिसाइड होएगा, बाद में कौन सा स्क्रिप्ट देना है, तो चारों चार एक ही टिक में प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, चारों चार टिक बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे शिफ्ट हिस्ट्री करके आइकॉन है, वो निकाल देना है, क्योंकि इसको लाइव में करना है। अगर रहेगा तो निकाल देना है, हम लोग लाइव में वही करेंगे कि आपको ये आइकॉन नहीं रहे। इसके बाद में इसको यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। जनरली पे आउट रूल डीमेट में सब लोग ऑलवेज रिलीज रखते हैं, मतलब बेस्ड ऑन उसका जो डेबिट क्रेडिट है उसके हिसाब से पे आउट जाना चाहिए, ऑटो रिलीज रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लोजिंग प्राइस वगैरह की आएगी, क्योंकि जो भी है डमी डेटा है, तो कुछ प्राइस वगैरह नहीं रहेंगे, वैसा चांसेस है। ये मेरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्या प्रोसेस हो, आपको देखना है कि भाई क्या मेरा रिलीज हो रहा है, क्या होल्ड हो रहा है। तो उसके लिए वापस मैं यहाँ डिस्प्ले में डीएसएस में जा रहा हूँ। डीएसएस डेट में मैंने क्लिक किया, ये 5 तारीख आई। यहाँ पे एसपीओ है, मतलब शेयर पे आउट हुआ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हम लोग सीधा सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, जो अकाउंट। ये ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा कि क्लाइंट का समरी दिखेगा, क्या लेजर बैलेंस है, क्या मार्जिन है, कितना अनरिसिप्ट है, तो नेट डेबिट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को कितने रुपए का माल होल्ड करना है और कितने रुपए का माल रिलीज करना है। यहाँ पे नेट डेबिट किधर है, कौन सा कॉलम है? ये दिख रहा है, टीआरएफ एफ अमाउंट है, ड्यू एफ अमाउंट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, उसमें से नेट डेबिट कौन सा है? हाँ, नहीं, नेट डेबिट का ट्रांजैक्शन एफ अमाउंट है या ड्यू एफ अमाउंट? हेलो दोनों का अलग अलग कॉलम है, टीआरएक्स एफ अमाउंट है, ड्यू एफ अमाउंट। देखो, आपको यहाँ पर है ना, दोनों पिक्चर हमने बता दिया स्क्रीन के ऊपर कि जिसी सपोज आपको फॉर्मूला में क्या कंसीडर करना है, बराबर है। अभी देखो, कुछ ब्रोकर है ना, सिर्फ ड्यू लेजर बैलेंस लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस जो है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड पे आउट है, राइट। ये हम क्लाइंट के अंदर फॉर्मूला पे आउट देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्लाइंट के अंदर हम लोग मेथड क्या प्रोसेस करेंगे, डिसाइड करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर जाओ, अकाउंट पैरामीटर के अंदर अकाउंट डीएसएस प्रोफाइल, ऊपर डीएसएस प्रोफाइल। हाँ, हम लोग अकाउंट डीएसएस प्रोफाइल करके अपना एक मेनू है, उसमें जाएंगे और उसमें डाउन करो, थोड़ी नीचे आ जाओ। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पर है ना, मैंने A001 करके एक सिंपल क्लाइंट कोड ले लिया, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट। अभी मैंने डबल क्लिक कर दिया, उसका मैंने प्रोफाइल क्या सेट करके रखा है, SP01 करके मैंने प्रोफाइल सेट करके रखा है। उसका रूल मैंने क्या डिसाइड किया है, ऑटो रिलीज। अभी देखो, जब तक क्यूसा नहीं था तब तक हम यहाँ पर रिक्वेस्ट बेस्ड या ऑलवेज रिलीज वो सब कर सकते थे। हाँ, आज की तारीख में भी आप ऑलवेज रिलीज कर सकते हो, राइट। जो क्लाइंट का मुझे होल्ड करना ही नहीं है तो आप ऑलवेज रिलीज कर सकते हो, राइट। लेकिन वो अभी अलाउड नहीं है एज पर द कॉम्प्लायंस। वो मुझे कंपलसरी, अगर वो क्लाइंट का लेजर डेबिट है तो वो मुझे उसका पे आउट विथ होल्ड करने का है, यानी क्यूसा में लेके जाने का है, राइट। और ऑटो रिलीज मतलब ये क्लाइंट का डिपेंडिंग अपॉन द लेजर में कुछ शेयर में क्यूसा में ट्रांसफर करूंगा, यानी और कुछ शेयर में उसके अकाउंट में रिलीज कर दूंगा। क्यूसा यानी क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटी अकाउंट। अभी वो फॉर्मूला जो SP01 जो मैंने उसका प्रोफाइल बताया, वो कहां पर है, वो मास्टर के अंदर, अदर मास्टर में प्रोफाइल मास्टर है, वहां पर मैं जाता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं और रिफ्रेश का बटन दबाता हूं, तो
जो SP01 करके प्रोफाइल जो मैंने बताया ना, वो मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट। अभी देखो यहाँ पर है ना 3 कॉम्बिनेशन आता है, एक तो लेजर फॉर्मूला, LG फॉर्मूला, दूसरा क्लाइंट का मार्जिन कितना है और क्लाइंट का मेरे पास कोलेटरल कितना अवेलेबल है वो, राइट। अभी लेजर फॉर्मूला के अंदर देखो क्या है, मैंने क्या यहाँ पर डाला है, ट्रांजैक्शन डेट लेजर बैलेंस। ट्रांजैक्शन डेट लेनी, सपोज मैं शाम को ये DSA शेयर पे आउट प्रोसेस करता हूं, तो ऑब्वियसली टी डे का भी मेरा बिल बन गया, बराबर है ना। तो आज मॉर्निंग को जो मेरा ड्यू हुआ क्लाइंट को, अगर सपोज वो क्रेडिट में है एग्जांपल, लेकिन शाम को क्या किया है, वही क्लाइंट ने टी डे में कुछ शेयर्स वापस बाय कर लिए, तो हमने क्या किया है, अब टी डे का जो क्लाइंट का बिल का जो पोस्टिंग हुआ है लेजर के अंदर, वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं। यानी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था ना, जब हमने पार्टी लेजर व्यू किया था, तो वहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है कि ड्यू डेट लेजर आपको देखना है क्या, या ट्रांजैक्शन डेट लेजर देखना है। ट्रांजैक्शन डेट यानी क्लाइंट का आज की तारीख में बिल बन गया, वो मुझे यहाँ पर कंसिडर करने का। अभी एट द सेम टाइम उसके बाजू में देखो और एक कंपोनेंट है अनक्लियर रिसीट अमाउंट। सी ये मॉडिफाइड कर सकते हो, हाँ, अगर आपको फ्यूचर में सपोज अलग अलग मॉडिफाइड करना है, तो आप SP01 करके जो हमने एक प्रोफाइल बनाया ना, वैसा आप दूसरा भी एक और प्रोफाइल बना सकते हैं SP02, उसके अंदर ये फॉर्मूला हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि अनक्लियर रिसीट पेमेंट है, यानी कुछ क्लाइंट का मुझे अनक्लियर रिसीट भी मुझे कंसीडर करने का है। अभी ये जो ऑप्शन है वो है फ्यूचर पे आउट अमाउंट। अभी ये क्या है, बेसिकली सपोज कोई क्लाइंट का आज की तारीख में लेजर डेबिट है एग्जांपल, तो वो तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक उसको पे आउट तो दिया नहीं, क्योंकि उसका पे आउट अभी T+2 पे आने वाला है, राइट। इसके लिए क्या किया कि उसका पे आउट का अमाउंट जितना भी पेंडिंग है, राइट, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी देखो ट्रांजैक्शन डेट लेजर बैलेंस क्यों लिया मैंने, क्योंकि आज की तारीख में टी डे का जो बिल मैंने बनाया है, उसके अंदर कोई क्लाइंट का इंट्राडे किया है, उसमें लॉस भी हो सकता है, राइट। सपोज कोई क्लाइंट ने डिलीवरी सेल की, लेकिन अभी तक उसका पूल में मेरे पास डिलीवरी नहीं आया, वो शॉर्टेज भी हो सकता है। या फिर वो क्लाइंट ने शेयर बाय किया जिसका फ्यूचर डेबिट है, अगर कोई क्लाइंट ने बाय किया है तो फ्यूचर डेबिट रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर डेबिट है तो वो भी मुझे अमाउंट होल्ड करना है। क्यों, क्योंकि सपोज आज उसने कोई शेयर खरीदा और उसने मुझे चेक नहीं दिया, तो या पार्शियल चेक दिया या कुछ भी इंसिडेंट आ सकता है, तो वो होल्ड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट लेजर बैलेंस ले लिया। अगर आपकी पॉलिसी बोलती है कि नहीं ट्रांजैक्शन डेट मत लो, तो आप यहाँ पर ड्यू डेट लेजर भी ले सकते हो, बराबर है ना। अच्छा, अगर मैंने सपोज ट्रांजैक्शन डेट लेजर बैलेंस ले लिया, तो सामने वो जो क्लाइंट है ना, जिसको मैंने पे आउट अभी तक नहीं दिया, उसका पे आउट का अमाउंट भी यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे। और जो क्लाइंट ने शेयर बेचा हुआ है ट्रांजैक्शन लेजर बैलेंस के अंदर शेयर बेचा है, तो मैंने क्या किया, उसका अभी तक जितना भी पूल में शेयर नहीं आया, उसका ओपन पेइंग अमाउंट इनटू सम परसेंटेज, राइट, तो लिटिल बिट हायर साइड 1.50, उतना वैल्यू का शेयर में क्या करूंगा, यहाँ पर ब्लॉक कर लूंगा। फिर दूसरा फॉर्मूला है लेजर LGB अमाउंट, यानी उस दिन मैंने बताया था वर्चुअल डेबिट अमाउंट, यानी सपोज DPC हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसका लेजर में पोस्टिंग हम लोग मंथ एंड में करने वाले हैं, उसका डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, DPC कैलकुलेट कर लेंगे, और वो वर्चुअल डेबिट अमाउंट क्या करेंगे, उसको यहाँ पर विथ होल्ड करेंगे, राइट। और अगर किसी का SLBM है तो SLBM में मार्जिन अमाउंट जो आता है वो, तो ये मेरा हो गया लेजर का पूरा फॉर्मूला हो गया, राइट। उसके बाद FPO अमाउंट जरा वापस बताएंगे जो पे आउट का है। एक मिनट, आज आपका ड्यू लेजर क्रेडिट है, यानी आप बोलेंगे मुझे तो शेयर मिल जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, शाम को वापस 30 या 40,000 का शेयर बाय कर लिया, बराबर है, तो वो क्या हो गया, आपका फ्यूचर डेबिट हो गया, तो मैं उतना वैल्यू का आपको शेयर नहीं दूंगा, बराबर है। लेकिन एट द सेम मोमेंट आपका जो डेबिट कंसीडर मैंने कर लिया, लेकिन मैंने आपको शेयर भी तो नहीं दिया ना, राइट। तो हमने क्या किया है, दोनों कंपोनेंट ले लिया, आप यहाँ पर लेजर डेबिट भी कंसीडर कर लो, और सामने उसका जो पे आउट में शेयर जो आने वाला है ना, जो T+2 पे आएगा, राइट, उसका वैल्यू भी हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। यानी सपोज 30 माइनस किया आपने इसको, हाँ, वो देखो यहाँ पर कंपोनेंट माइनस में है, यानी वो लेजर डेबिट के सामने वो निकल जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये फ्यूचर पे आउट अमाउंट है, ये मेरा फॉर्मूला है। आप बोल रहे हो कि मतलब जितने, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज बाय किया 10 लाख का वैल्यू था शेयर का, आप ट्रांजैक्शन FA अमाउंट में डेबिट 10 लाख का मारोगे,
अब मान लो बराबर है। हाँ। क्लोजिंग में उसका वैल्यू लेट्स से 5 लाख हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लाख आएगा। फ्यूचर पे आउट अमाउंट उसका 5 लाख हो जाएगा अलोंग विद द हेयर कट, बराबर है ना। ओके, तो आप मतलब उसका M2M का ध्यान रखो। हाँ, इसका टोटल यानी देखो ट्रांजैक्शन डेट लेजर बैलेंस के अंदर क्या होता है मालूम है, आज किसी क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक स्टॉक में इंट्राडे लॉस भी किया हुआ है, राइट, वो मुझे तो पता नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि लेजर बैलेंस पूरा कंसीडर कर लो, लेकिन सामने उसको मैं कौन सा बेनिफिट दूंगा, जो मैंने उसको पे आउट नहीं दिया है उसका वैल्यू का मैं उसको बेनिफिट दे दूंगा, राइट, क्लियर। तो ये हो गया मेरा पूरा फॉर्मूला। एट द सेम टाइम आज मेरे को जितना भी मार्जिन लगा है कैश मार्केट में या F&O में, वो मार्जिन भी यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा। प्लस लास्ट में क्या करूंगा कि क्लाइंट का जितने पास मेरे पास कोलेटरल पड़ा है, देखो ये सब मेरा कोलेटरल का फॉर्मूला है, वो जो कोलेटरल पड़े वो कोलेटरल का फॉर्मूला, कोलेटरल का वैल्यूएशन भी मैं करूंगा। यानी ये तीनों टोटल लेजर फॉर्मूला, मार्जिन फॉर्मूला और कोलेटरल फॉर्मूला, तीनों का कॉम्बिनेशन मेरा ऊपर आ जाएगा और उसका मेरा एक आंसर बनेगा। वो आंसर क्या रहेगा, उतना मेरा रिलीजेबल अमाउंट रहेगा या इतना मेरा होल्ड अमाउंट रहेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, डीएसएस वाला जो स्क्रीन था जहां पर आपने मेरे को क्वेश्चन किया था ना कि ट्रांजैक्शन लेजर क्या है और ड्यू डेट लेजर बैलेंस क्या है। अभी देखो जहां पर ग्रीन कलर है वो मेरा क्रेडिट बैलेंस है और जहां पर रेड कलर है वो मेरा लेजर डेबिट बैलेंस है। अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूं, यहाँ पर अगर मार्जिन रहेगा, अभी मेरे पास है ना मार्जिन का केस है नहीं तो मार्जिन यहाँ पर आपको मार्जिन भी मिल जाएगा कि क्लाइंट का आज की तारीख में कितना मार्जिन है। प्लस ये ऑर्डर अमाउंट है ना, ऑर्डर अमाउंट क्या है मालूम है कि जिसका भी म्यूचुअल फंड में सौदा होने वाला है या सौदा हो गया म्यूचुअल फंड में, तो आप सबको पता रहेगा कि आज टी डे पे मैंने म्यूचुअल फंड में सौदा कर लिया, लेकिन उसकी जेन्युइन फाइल जो आती है ना वो T+1 पे आती है, बराबर है। तो हमने क्या किया है, आप म्यूचुअल फंड का ऑर्डर फाइल जो आता है ना वो सिस्टम में अपलोड कर लो। यानी सपोज कोई भी क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में सब्सक्रिप्शन किया है यानी उसने कुछ बाई किया हुआ है, तो उतना वैल्यू का हम क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, ऑर्डर अमाउंट, सेल वाला नहीं लेकिन खाली बाय वाला ब्लॉक कर देंगे। यानी मैं एकदम सेफ हो गया कि क्लाइंट ने कैश मार्केट में रोलिंग ट्रेड फॉर ट्रेड में तो सौदा किया ही है, लेकिन उसका जो ट्रांजैक्शन लेजर बैलेंस तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में सौदा किया रहेगा और उसका भी मुझे वैल्यू ऑफ अमाउंट का शेयर ब्लॉक करना है, मुझे उतना वैल्यू का शेयर मुझे नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड की ऑर्डर फाइल जो आती है वो मैं सिस्टम में अपलोड कर दूंगा। और वो जो प्रोसेस बताया हेमेंद्र भाई ने, डीएसए शेयर पे आउट का जो प्रोसेस बताया, ये सिंपल प्रोसेस के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा मेरा लॉजिक जो मैंने बताया वो पूरा कंसीडर हो जाता है और उसका एक आंसर स्क्रीन के ऊपर रेडी हो जाता है। यानी यहाँ पर जो PF1 अमाउंट जो आया ना वो मेरा रिलीजेबल अमाउंट है, राइट। अगर क्रेडिट है तो मैं क्लाइंट का पूरा शेयर में रिलीज करूंगा, अगर डेबिट है तो मैं क्लाइंट का शेयर रिलीज नहीं करूंगा, वो मैं क्या करूंगा, क्लाइंट का शेयर क्यूसा में ट्रांसफर कर दूंगा। यानी अगर आप आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको लेजर अमाउंट कितना मेरा बना है, मार्जिन अमाउंट कितना बना, मेरे क्लाइंट का कोलेटरल कितना बना है, वो सब यहाँ पर डिटेल में आ जाएंगे, राइट। और देखो जो मैंने बताया था ना, क्लाइंट का ओपन पेइंग कितना खड़ा है, क्लाइंट का फ्यूचर पे आउट अमाउंट कितना खड़ा है, क्लाइंट में पूल में कितना वैल्यू का शेयर पड़ा है जो मुझे क्लाइंट को रिलीज करना है, तो वो सब यहाँ पर आ गया। क्लाइंट का ऑलरेडी सपोज कोई क्लाइंट का होल्ड में यानी क्यूसा में शेयर पड़ा है वो भी आ जाएगा। मार्जिन पे आउट जो पहले के जमाने में हम लोग कोलेटर में शेयर होल्ड करते थे वो अभी बंद हो गया। अच्छा, और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितना वैल्यू का शेयर मैंने क्लाइंट का होल्ड किया और कितना वैल्यू का शेयर मैंने क्लाइंट को रिलीज कर दिया। तो ये जितने भी मैट्रिक्स जो हमने ये डीएसए शेयर पे आउट करते समय हमने बनाया, ये डीएसए शेयर पे आउट करते समय जितना भी फॉर्मूला के बेस से हमने जितना भी आंसर रेडी किया वो सेम टू सेम आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये जो एक जो कॉलम है वो कॉलम अगर आप फ्यूचर में अपने एंड पे स्टडी करेंगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि कितना कोलेटरल में, हाँ बोलिए। कोलेटरल में प्लेज का अमाउंट नहीं दिखा। हाँ मेरे पास वो केस अभी है नहीं ना, इसके लिए मैंने केस डाला नहीं है इसके लिए। अगर वो हाँ वो डालूंगा तो वो भी आपका यहाँ पर वैल्यूएशन में आ जाएगा। मतलब कोलेटरल में प्लेज का वैल्यूएशन आता है ना? हाँ हाँ आता है हाँ। अब ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास अगर मैं देखो अगर मैं क्लाइंट का मार्जिन कंसीडर करता हूं, देखो ये स्क्रीन के ऊपर अगर मैं क्लाइंट का मार्जिन बैलेंस कंसीडर करता हूं, चार्ज एमजी अमाउंट यानी मेरा क्लाइंट का मार्जिन, तो ऑब्वियसली मुझे साथ में उसका कोलेटरल वैल्यूएशन भी लेना पड़ेगा।
जो अभी तक है नहीं, मैंने सिस्टम की तरफ डाला नहीं है। और पीओए का नहीं लेते हो ना वैल्यू? नहीं, पीओ तो अभी बंद हो गया ना, पहले के जमाने में हाँ तो अभी बंद हो गया पीओ। हाँ पीओ टोटली डिस्काउंट हो गया। ओके ओके। बराबर। तो ये टोटली यहाँ पर मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्लाइंट का कौन सा डिमेट डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा, राइट। और क्लाइंट की प्रोफाइल कौन सी है, SP01 है। पहले के जमाने में बहुत सारी प्रोफाइल चलती थी, लेकिन आज के तारीख में सब लोगों ने एकदम सिंपल। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पर कोलेटरल अमाउंट है मेरे पास, सॉरी सॉरी, हेलो, देखो PL अमाउंट है ना, वो मेरा कोलेटरल अमाउंट है। हेलो, बराबर है, दिख रहे हैं ना? हेलो, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। पहले क्या था, कोलेटरल जो फिजिकल कोलेटरल था ना, फिजिकल मूवमेंट होता था, कोलेटरल का हम लोग अकाउंट एक अलग से ओपन करते थे हाँ मार्जिन का। आप पीओए से मार्जिन पर डालते थे 330। हाँ तो हाँ, पीओ से जो मार्जिन में डालते थे वो वैल्यूएशन इधर आता है, लेकिन ये बंद हो गया। और अभी मेरा यहाँ पर PL अमाउंट यानी प्लेज अमाउंट मैंने एक नया कॉलम बना दिया, वो हम लोग मार्जिन के सामने कंसिडर करके उतना शेयर क्लाइंट का विथ होल्ड करेंगे या फिर इतना शेयर रिलीज करेंगे। अभी देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्लाइंट का कितना अमाउंट का मैं शेयर विथ होल्ड करूंगा, और सॉरी ये मेरा आंसर है डेबिट क्रेडिट का, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि कितना शेयर में होल्ड करूंगा और कितना शेयर में रिलीज करूंगा। अभी मैं एक को एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसके अंदर क्लाइंट का हमने क्या किया है, दोनों बना दिया। देखो अब ये क्लाइंट है, कौन सा क्लाइंट है, एक मिनट, हाँ हाँ भी देखो ये क्लाइंट है। ये जो क्लाइंट है इसका हमने क्या किया है, कुछ शेयर होल्ड भी किया है और कुछ शेयर मैंने उसको रिलीज भी कर दिया, बराबर है। अभी ये होल्ड और रिलीज क्यों कर दिया मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अभी उसका मेरे पास पूल में टोटल कितना अमाउंट का शेयर पहले 25,000 का शेयर मेरे पास उसका पूल में शेयर पड़ा है, जिसका वैल्यूएशन 25,000 हो रहा है। अगर आफ्टर हेयर कट, ये जो मैं बता रहा हूँ वो आफ्टर हेयर कट है, वो हेयर कट का भी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी देखो आफ्टर DSA शेयर पे आउट जो मैंने प्रोसेस किया था उसके अंदर मैंने पहले क्या किया कि क्लाइंट का टोटल मेरे पास कितना वैल्यू का शेयर पड़ा है, पूल में पड़ा है, और उसको मैंने क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया कि कितना वैल्यू का शेयर मुझे होल्ड करने का है और कितना वैल्यू का शेयर मुझे क्लाइंट को रिलीज करना है, बराबर है। तो ये एक समरी मैंने आंसर रेडी कर दिया। अभी आपको डिटेल में चेक करने का है कि ये क्लाइंट का लेजर डेबिट क्या था। तो ऑब्वियसली देखो ये क्लाइंट का लेजर डेबिट कितना आ गया, 17,413 मेरा ये क्लाइंट का रेड कलर यानी लेजर डेबिट है। तो ऑब्वियसली सिस्टम क्या करेगा, 25,000 में से 17,000 का शेयर में क्या करूंगा, उसका होल्ड करूंगा, और बाकी का शेयर में उसको क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। इसके लिए देखो आपको दोनों यहाँ पर डेटा आंसर मैंने दे दिया। अभी आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है। 17,000 आफ्टर हेयर कट ना? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी देखो अभी वो जो क्लाइंट है जिसका कोड NM01 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, अकाउंट स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं ना एक ही क्लाइंट में फिल्टर करता हूँ, NM01। अभी देखो ये क्लाइंट का टोटल कितना स्टॉक है मेरे पास, टोटल ये क्लाइंट का 5 स्क्रिप्ट उसने परचेस करके रखा है, जिसका सेटलमेंट नंबर 81 नंबर है, राइट। सेटलमेंट नंबर 81 है, जिसका आज हमने DSA शेयर पे आउट रन कर दिया। उसकी क्वांटिटी है 500, 232, 200 और 1000 और 100 शेयर, राइट। अलग अलग स्क्रिप्ट है। अभी देखो कुछ कुछ स्क्रिप्ट जैसे कि ये जो है ना, ये सब स्क्रिप्ट का मेरे पास क्लोजिंग प्राइस नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस उसका आया नहीं। देखो क्लोज प्राइस में सब में ब्लैंक है, उसका न तो मेरे पास हेयर कट है, इसके लिए सिस्टम ने क्या किया, उसका कुछ भी वैल्यूएशन किया नहीं, उसका वैल्यूएशन देखो यहाँ पर 0 आ गया। लेकिन ऑब्वियसली जो स्टॉक का, जो स्क्रिप्ट का मुझे क्लोजिंग प्राइस मिल गया, राइट, उसका हमने वैल्यूएशन कर दिया, बराबर। अभी ये देखो ये हेयर कट प्राइस क्या है, हेयर कट प्राइस माने ये एक स्क्रिप्ट का मेरे पास 37 का क्लोजिंग प्राइस है, और उसका हेयर कट कितना है, हेयर कट हमने रखा है उसका 27.96, उसका मैंने हेयर कट रखा है। ये हेयर कट कौन सा रहेगा, आपका रिस्क का हेयर कट रह सकता है, बराबर है ना। अगर रिस्क का हेयर कट नहीं है तो हम क्या करेंगे, टी डे का एक्शन का हेयर कट ले लेंगे, बराबर है ना। तो हमने क्या किया है, टी डे का एक्शन का हेयर कट ले सकते हो, या फिर आपका रिस्क का हेयर कट हम लोग ले लेंगे। तो ये स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर इसका प्राइस है मार्केट में, उसका प्राइस है 37 रुपीज, राइट। तो आफ्टर 27 हेयर कट उसका वैल्यूएशन क्या आ गया, उसका वैल्यूएशन आ गया 27 रुपीज, राइट। तो वो 27 रुपीज इंटू क्वांटिटी करूंगा तो मेरा उसका 13,000 का अमाउंट आ जाएगा, राइट। प्लस ये दूसरा स्टॉक है, तो बाकी सब स्टॉक का कुछ भी नहीं है, कुछ भी वैल्यूएशन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि उसका क्लोजिंग प्राइस मेरे पास नहीं है, न तो उसका मेरे पास हेयर कट है। तो उसका वैल्यूएशन क्या किया सिस्टम ने, 0 पकड़ लिया।
बराबर है। अभी मैं जाता हूँ दूसरा स्टॉक में, रेडिंगटन करके मेरे पास स्टॉक है, 100 शेयर है, उसका वैल्यूएशन 150 था, और आफ्टर हेयरकट जो हेयरकट उसका कितना है, यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो हेयरकट उसका 20% हेयरकट है, तो 20% हेयरकट के बाद उसका मेरे पास आंसर आ गया 109, तो 100 इंटू 109 उसका कितना हो गया, 11,000 का वैल्यू हो गया, यानी टोटल 13,000 और 11,000 उतना शेयर पास पूल में पड़ा है, जिसका वैल्यूएशन नीचे देखो 25,000 आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो 25,000 का वैल्यूएशन हो गया। अभी क्लाइंट का लेजर बैलेंस कितना था, क्लाइंट का लेजर बैलेंस डेबिट वाला 17,000 था। इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखो होल्ड पे आउट करके स्क्रीन दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, वहां पर मैंने क्लाइंट का ये स्टॉक के अंदर 5,500 और ये पूरा का पूरा मैंने क्या किया, उसका विथ होल्ड कर लिया, राइट। तो जो स्टॉक मैंने विथ होल्ड कर लिया वो 11,000 है, टोटल मैंने उसका मेरे पास क्यूसा में ट्रांसफर कर लिया। और ये जो ऊपर वाला स्टॉक जो है ना, जिसका टोटल वैल्यूएशन हुआ 30,000, उसके अंदर से मैंने क्या किया, 300 शेयर क्लाइंट को रिलीज कर दिया और 200 शेयर मैंने होल्ड कर लिया, यानी 8,136 का मैं शेयर उसको रिलीज कर दूंगा और 5,500 का स्टॉक में क्या करूंगा, उसका होल्ड करूंगा, यानी टोटल 5,500 ये और 11,000 ये मिला के 17,000 का मैंने क्लाइंट का स्टॉक क्यूसा में ट्रांसफर कर दिया और 8,000 का शेयर में क्या करूंगा, उसको मैं रिलीज कर दिया, बराबर है। तो ये सब पूरा स्क्रीन ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली ये जो क्लिक जो करना है शेयर पे आउट वाला, वही बटन आपको क्लिक करना है, बराबर है। अच्छा, और एक मैं डिटेल में जाता हूं यहाँ पर, डीएसएस एमपीओ क्या है, एमपीओ अमाउंट क्या है, फ्यूचर पे आउट अमाउंट। हेलो, मैंने जो बताया ना फ्यूचर पे आउट, ये क्लाइंट का फ्यूचर पे आउट अमाउंट कुछ भी नहीं है, यानी उसने कुछ भी खरीदा नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन मैंने लेजर बैलेंस ले लिया, तो सामने फ्यूचर अमाउंट भी मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा ना, लेकिन वो ये केस में वो है नहीं। अभी देखो यहाँ पर और एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा कि जो स्क्रिप्ट का मेरे पास क्लोजिंग नहीं है, यानी मार्केट में न तो क्लोजिंग प्राइस है मेरे पास आज की तारीख में, सी कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर हो सकती है, राइट, और क्लोजिंग प्राइस नहीं है या हेयरकट भी नहीं है, तो हमने क्या किया है, वो पूरा का पूरा स्टॉक ऑन सेफ्टी साइड मैंने क्या किया है, होल्ड कर लिया, मैं क्लाइंट को रिलीज नहीं करूंगा, बराबर है ना। अच्छा, जो स्टॉक में वैल्यूएशन है उसका मैंने क्या, मेरे पास सिस्टम के अंदर क्या लॉजिक है कि जिसका हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी जिसका लोवेस्ट क्लोजिंग प्राइस है। अभी देखो ये जो दो स्टॉक है, 119 जो मेरा क्लोजिंग प्राइस आया आफ्टर हेयरकट और इसका 27 आया, तो हमने क्या किया है कि जिसका लोवेस्ट क्लोजिंग प्राइस है, ये स्क्रिप्ट में क्या होगा, 20% लोवेस्ट हेयरकट है, तो वो स्टॉक का मैंने क्या किया, पूरा का पूरा शेयर मैंने होल्ड कर लिया। देखो उसका कितना परचेस किया है, उसने 100 शेयर परचेस किया है, तो उसका मैंने क्या किया, 100 का 100 पूरा का पूरा 100 शेयर जो परचेस किया ना, वो 100 का 100 पूरा मैंने उसको होल्ड में डाल दिया। क्यों, क्योंकि इसका है ना क्लोज हेयरकट लो है, यानी उसका हेयरकट सिर्फ 20% है, लेकिन ये दूसरा स्टॉक है। एक मिनट में हेयरकट की कॉलम को उठा के थोड़ा आगे लेके आता हूं तो आपको इजी रहेगा, यहां पर लेकर के आता हूं। दूसरा जो स्टॉक है जिसका टोटल बाइंग है 500 शेयर्स, राइट, जिसका वैल्यूएशन होता है 13,000 आफ्टर हेयरकट, उसका हेयरकट है 27, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, उसको यहां पर मैंने सेग्रीगेट कर दिया कि 300 शेयर में उसको रिलीज करूंगा और 200 शेयर में मेरे पास रखूंगा। ये क्यों फंडा हमने डेवलप किया, क्योंकि कल अगर लोएस्ट हेयरकट वाला रहेगा और मुझे मार्केट में अगर उसको मुझे लिक्विडेट करना है, अगर क्लाइंट का लेजर डेबिट है और अभी भी मुझे वो शेयर रुपया नहीं दे रहा है, तो मैं मार्केट में इजीली वहां पर सेल ऑफ कर सकूं। अगर कुछ कुछ स्टॉक में सेम हेयरकट है, तो हमने क्या किया, फिर हमने क्लोजिंग प्राइस का फंडा लगा दिया, राइट, कि अगर हेयरकट भी सेम है तो क्या करने का, तो क्लोजिंग प्राइस, जिसका हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो आप विथ होल्ड करो और लोएस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो आप क्लाइंट को रिलीज कर दो। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है तो मुझे मार्केट में लिक्विडेट करने के लिए एकदम इजी रहेगा, बराबर है ना। तो ये मेरा पूरा फंडा है डीएसए शेयर पे आउट का। यहाँ पर और किसी को कुछ डाउट है तो मैं, या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने पूरा जो स्क्रीन बताया ना कि कौन सा क्लाइंट का मैंने कितना रिलीज किया और कितना होल्ड किया, और एक लगा दोगे ना, सेम हेयर कट है और क्लोजिंग प्राइस तो ठीक है, और सर्किट फिल्टर का भी लगा दोगे, मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल एफएनओ वाला है, कैश हाँ सेगमेंट, जो इजीली लिक्विडेट हो सकता है, और जिसमें सर्किट फिल्टर है लेट्स से 2010। नहीं, सर्किट फिल्टर हम लोग चेक नहीं करते हैं ना सर, हम ओके लोग तो
हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस, हेयरकट प्राइस वही चेक करते हैं। अच्छा, ओके, बराबर है ना? ठीक है, ठीक। हाँ ओके, एक मिनट, किस चैट में सब क्वेश्चंस है। प्लीज एक्सप्लेन ब्रोकर हेयरकट लिस्ट और एक्सचेंज वार वुड बी मार्क फॉर वैल्यूएशन। मतलब मैं एग्जांपल में समझा नहीं। ब्रोकर हेयरकट लिस्ट मतलब जो एक्सचेंज का जो हेयरकट फाइल आता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो ये रिस्क का है। ब्रोकर हेयर कट लिस्ट बोले तो रिस्क का अच्छा है ना, हेयर कट। ब्रोकर है। हाँ तो मैंने वही बताया कि अगर ये जो डीएसए शेयर पे आउट में करूंगा ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो रिस्क का हेयरकट है ना, वही मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। हाँ, अगर कुछ कुछ ब्रोकिंग हाउस में क्या रहता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हमारा खुद का हेयरकट कुछ नहीं है, आप एक्सचेंज का जो हेयरकट है ना वही कंसीडर कर लो, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, तो हम लोग वो कंसीडर करेंगे, राइट। ओके, रिस्क का हेयर कट कंसिडर, मतलब व्हिचएवर इज। हमेशा नॉर्मली रिस्क का हेयरकट क्यों कंसीडर करना चाहिए कि देखो, बराबर। मैं जो क्लाइंट को डेली मार्जिन स्टेटमेंट देता हूँ ना, सी ईओडी में हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को डेली मार्जिन स्टेटमेंट देते हैं। तो डेली मार्जिन स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट वहां पर मैं रिस्क का हेयरकट ही पॉपुलेट करता हूँ। तो ऑब्वियसली शेयर पे आउट करते समय भी मेरे को एक ही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए कि मैं रिस्क का हेयरकट ही कंसीडर करूंगा। बराबर है ना? अभी आ यस गया सर। सबको, मतलब क्लैरिटी है? तो मैं आगे बढ़ू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है और कुछ मैसेजेस है यहाँ पर? संदीप भाई। सर। हाँ, वो एक है, ये मैंने भी पूछा था आपको वर्बली कि क्लाइंट को हम पे आउट शॉर्ट और वो पे इन शॉर्ट जैसे कि है, हम्म, उसको हम सिस्टम से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं या कैसे करने का? मेरा है ना, मैं आपको जस्ट बाद में बताता हूँ। मेरा ओके। एसएमएस फैसिलिटी भी है। मेरा एक बार देखो, ये स्क्रीन के अंदर ये जो मैंने पे आउट शॉर्टेज मार्किंग किया था ना, यहाँ पर मैंने पूरा शॉर्टेज मार्किंग कर दिया। ये शॉर्टेज मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में एक स्क्रीन हमने बनाया है, और जितने भी शॉर्टेज मार्किंग किया है हमने, वो क्लाइंट को ऑटोमेटिक हम लोग एसएमएस फायर करेंगे। क्लाइंट को शॉर्टेज चला, एसएमएस चला जाएगा। देखो ये जो मेरा स्क्रीन है शॉर्टेज मार्किंग, यानी ये जो क्लाइंट है इन्फी के अंदर, मैंने एक्सचेंज से मुझे कितना शेयर शॉर्ट आया, 37, राइट। तो वो 37 मैंने किसको कंफर्म किया हुआ है, JS21 को मैंने शॉर्टेज कंफर्म कर दिया, बराबर है ना। तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई तेरा पे आउट शॉर्टेज है, राइट। तो ये शॉर्टेज मार्किंग का है ना, वहां पर क्लाइंट को एसएमएस चला जाएगा और उसको इन्फॉर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स भी अगर आपको कंफर्म करना है, तो आप यहाँ से ये स्क्रीन में जाकर के क्लाइंट को कंफर्म कर सकते हो कि आज की तारीख में भैया तुमको शॉर्टेज नहीं आएगा। देखो आपको क्या फोकस करने का है, इंटरनल शॉर्टेज ही कंफर्म करना है, तो आप इंटरनल शॉर्टेज को कंफर्म कर सकते हो कि ये स्क्रिप्ट में ये क्लाइंट जो VM002 200 शेयर उसको अगर मार्केट से खरीदना है तो आप खरीद के उसको दे, मतलब उसको बाई करना है तो वो बाई कर सकता है, अगर आप क्लोज आउट का बिल बनाते हो तो इंटरनल वाले के केस में। ठीक है, तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे वाला पोर्शन। संदीप भाई। हाँ सर, हाँ सर। बोलो। संदीप भाई। हाँ बोलिए। हाँ संदीप भाई, उनका क्लियर कर दिया। एसएमएस हम लोग फाइल जनरेट करेंगे या थर्ड पार्टी का उनको लेना पड़ेगा? दो चीज। नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एसएमएस के लिए हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। आपको थर्ड पार्टी वेंडर का वो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर को रहेगा ना, उसके अंदर वो फाइल अपलोड करके फिर एसएमएस ट्रिगर करना पड़ेगा। अच्छा, ये बीसमेल से नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बीजमेल से तो कौन सा जाएगा, हेलो। बीजमेल हाँ, से मेरा जो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है ना वो जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ओके जाता है, ओके। डेली मार्जिन स्टेटमेंट जाता है, फिर वो अपना कॉम्प्लायंस जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेजर, नोट। हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट नोट, डेली मार्जिन स्टेटमेंट, और अपना वो सिक्योरिटी लेजर और अपना फाइनेंशियल लेजर, जो अभी नया कॉम्प्लायंस शुरू हुआ ना वो अपने को देना पड़ता है। और सेटलमेंट ऑफ लेजर का जो सेटलमेंट लेजर जो हम लोग अभी जो करते हैं ना, वो डेटा, वो फाइल भी PDF में जो उसको देनी पड़ती है। अच्छा, और ये जो मार्जिन स्टेटमेंट है उसमें शॉर्टफॉल वगैरह दिखता है क्या? हाँ हाँ हाँ, मार्जिन स्टेटमेंट जो रहेगा ना, वो हम वो क्या रिस्क। करेंगे, हम लोग जो बीजमेल का एक सेशन रखने वाले हैं, राइट। जो ओके हमारा ओके, जो ठीक है। हमारा एक सेशन रहेगा और एक सेशन हम लोग करेंगे कि डेली एक्टिविटी, यानी डेली एक्टिविटी में हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन का एक्टिविटी खत्म हो गया, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को कैसे भेजेंगे वो ईमेल के थ्रू। दूसरा, मेरा कोलेटरल प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी मैंने क्या किया, मार्जिन का फाइल अपलोड कर लिया, फिर मैंने आज का कंप्लीट अर्ली पेन पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया,
मेरे पास क्लाइंट का शेयर जो मार्जिन पेज में आया उसका मैंने रिकंसिलिएशन कर दिया। वो सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग कोलेटरल का प्रोसेस करेंगे, जो मैंने आगे एक सेशन में आपको कवर किया था। वो कोलेटरल प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेली मार्जिन क्लाइंट को फायर करेंगे और उसका भी डिजिटली साइन करके हम लोग क्लाइंट को जो मेल करते हैं ना, वो भी मैं कवर कर लूंगा बिजमेल का जो मैं सेशन रखा हूँ उसके अंदर। बराबर है ना? हाँ, अभी आगे प्रोसेस करते हैं। हेमेंद्र भाई जस्ट टेक दैट। देखो यहाँ पर जो मार्किंग किया ना हमने, डीएसएस बता दो ना, पचीनू पे हाँ अभी रिलीज ब्लू प्रोसेस। ये डीएसएस का प्रोसेस खत्म होने के बाद नॉर्मल रूटीन जो पे आउट का प्रोसेस है वो करेंगे। उसमें भी 3 स्टेज रहेंगे जो पेइन में थे वैसे। डेट सिलेक्ट किया मैंने पे आउट का। एक्सप्लेन करो। अभी इसमें देखो यहाँ पे 3 टिक लगे हैं, एक सीपीयू है, एक बीपीओ है और एक ये पेमेंट है। बराबर है। सीपीओ मतलब अभी हम लोग ने डीएसएस रन किया तो उसमें 2 पोर्शन आया, एक तो रिलीजेबल पोर्शन आया और एक होल्ड पोर्शन आया। मतलब जो रिलीजेबल पोर्शन है वो क्लाइंट को जाएगा, मतलब उसको पे पूल टू क्लाइंट पे आउट लिखा है। दूसरा पोर्शन है किसी का डेबिट है जो कुछ विथहेल्ड करके रखा, तो अपना पूल से वो कुसा अकाउंट में जाएगा जिसको हम लोग ने बीपीओ मार्क किया है। और तीसरा पोर्शन है पेमेंट। पेमेंट मतलब अगर कुसा है किसी का आ गया, जैसे आपने कुसा में ट्रांसफर किया होल्ड में, कल उसका क्रेडिट आ गया तो कल जब मैं डीएसएस रन करूंगा तो मुझे वो शेयर भी क्लाइंट को देना। तो मतलब आपने जो होल्ड में शेयर रखा है उसमें भी अगर ड्यू क्रेडिट आ गया, कुछ भी आ गया, डिलीसेबल हुआ, तो वो भी क्लाइंट को देना है। मतलब ये 3 टिक रखना है आपने को। क्लाइंट मतलब जो पूल का पे आउट है क्लाइंट को जा रहा है। दूसरा है पूल में जो होल्ड करके रखना है वो पूल से अपने होल्ड अकाउंट में जाएगा, ये केस पे कुसा रहेगा। और तीसरा जो ऑलरेडी कुसा में रखा है और क्लाइंट का क्रेडिट आया और पे आउट ड्यू हो रहा है, तो ये तीसरा ऑप्शन है, वो होल्ड टू क्लाइंट पे आउट। तो ये 3 पे आउट जाएंगे, प्रोसेस हम लोग एक साथ में ही कर देंगे। डेट मैंने वही पहले जैसा पे आउट। हेमेंद्र भाई हेलो, हाँ તમારો અવાજ કટતી ગયો, ફરીથી લાસ્ટ સેન્ટેન્સ ફરીથી બોલો। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, रुको 1 मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रहा है बराबर? अभी आ रहा है। हाँ, मतलब ये तीनों का बताया मैंने, सीपीओ, बीपीओ और पेमेंट। क्लाइंट का पे आउट, क्लाइंट मतलब पूल से होल्ड और होल्ड से क्लाइंट को जाने के लिए। डेट मैंने 5 तारीख सिलेक्ट किया है। एज यूजुअल हम लोग पे आउट का डेट सिलेक्ट करेंगे, पे आउट करेंगे तो ठीक है। और उसके बाद में मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आया 10 रिकॉर्ड एड हुआ, मतलब 10 रिकॉर्ड है जो मेरे क्लाइंट से पूल से क्लाइंट को जा रहा है। इतने रिकॉर्ड पूल से कुसा में जा रहा है और कुसा का कुछ मेरे पास अभी होल्डिंग है ही नहीं डमी डेटा में, तो यहाँ से कुछ पे आउट नहीं हो रहा है। इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे अपना जो सीपीओ था वो पहले ब्लैंक था। अभी ये मैंने प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आ गया। तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कितना पूल से होल्ड में जा रहा है, कितना पूल टू क्लाइंट जा रहा है। ये इतना शेयर पूल से होल्ड जा रहा है, ये शेयर पूल से क्लाइंट जा रहा है। इसमें होल्ड ज्यादा दिख रहा है क्योंकि डमी डेटा है, लेजर बराबर है नहीं। जनरली रेशियो इतना बड़ा नहीं रहेगा। मतलब ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस प्रोसेस डीमेट पेन पे आउट और स्लिप जनरेशन।
स्लीप जनरेशन में सबसे पहले 5 तारीख है, मैं 5 तारीख सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक उषा बेनी पुल पे आउट ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है, तो वहां करने से आपको उसके रिलेटेड जितनी भी स्लीप है उसका लिस्ट आ गया। अभी आपको पता नहीं है कौन सा कितना शेयर कहाँ पे जा रहा है, तो सब टिक मारा हुआ है, सीधा हम लोग प्रोसेस में बटन दबा रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने 3 रिकॉर्ड ऐड हुए, एक ये और एक ये एनएसी सीडीएसएल पुल टू बेनिफिया क्लाइंट, बराबर है। मतलब अगर क्लाइंट का अकाउंट सीडीएसएल में है तो मेरा सीडीएसएल बेनिफिट में पे आउट आया है, तो वहां से एक क्लाइंट अकाउंट जिसका भी सीडीएसएल में अकाउंट है या मेरा होल्ड सीडीएसएल में है, तो ऐसी 78 एंट्री है। यहाँ पे ये सीडीएसएल पूसा इंटरडीपी पे आउट हो रहा है। इंटरडीपी मतलब मेरा अकाउंट सीडीएसएल में क्लाइंट का होल्ड अकाउंट और क्लाइंट का अकाउंट एनएसडीएल में है, तो वैसा एक रिकॉर्ड है। और तीसरा है सीडीएसएल एनएसडीएल पुल टू क्लाइंट का अगर एनएसडीएल में अकाउंट है तो इंटर डिपोजिटरी, मतलब जो भी क्लाइंट का अकाउंट है उसके हिसाब से वो बाइफर्केट करके तीन स्लिप है वो अलग से हम लोग ने जनरेट कर दी है। यहाँ पे भी हम लोग ने रिपोर्ट नंबर दिया है कि स्लिप जनरेट करने के बाद आपको जो रिस्पेक्टिव डिपोजिटरी या स्पीड या दूसरा इजीएस्ट किधर भी देना है उसके लिए यहाँ पे स्लिप नंबर दिए हुए, तो वहां पे जाके आपको स्लिप का रिपोर्ट जनरेट करना है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये 263.111 है। मैं रिपोर्ट में जाऊंगा, डीमेट में जाऊंगा, मैंने 5 तारीख डेट सिलेक्ट की और मैं यहाँ पे इसका स्मार्ट व्यू कर रहा हूँ। कैसी फाइल बनेगी वो व्यू कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपकी सीडीएसएल फॉर्मेट में फाइल बन गई है। इजीएस्ट में, इजीएस्ट का कॉमन अपलोड है, उसका फॉर्मेट में फाइल बन गई है। आपको ये फाइल नॉर्मल केस में जब आप करेंगे तभी आपको व्यू करके बाद में ये F बटन दबाना है। और एक चीज याद रखना है, एक बार आपने फाइल जनरेट कर दिया तो वो स्लिप दूसरी बार सेम करेंगे तो नहीं होगी। यहाँ पे आपको बैच नंबर जो जनरेट हुआ वो डालना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए ऑप्शन रखा है कि एक बार आपने फाइल जनरेट किया तो सिस्टम विल चेक दैट थिंग कि ये फाइल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो दूसरी बार आपको फाइल जनरेट करने को नहीं देगी। फिर भी आपको फॉल्स फाइल जनरेट करना है तो उसका बैच नंबर जनरेट होता है, वो यहाँ पे आपको डालना है और फिर फाइल जनरेट होगी। ये नॉन पीओए क्लाइंट रहेगा तो हाँ, कुछ अलग प्रोसेस है क्या? नहीं, ये तो हम लोग क्लाइंट को दे रहे हैं, तो मतलब हम हमारे अकाउंट से क्लाइंट को दे रहे हैं, तो उसमें हाँ पीओए बराबर है, वो एक ही प्रोसेस रहता है ना इसमें। हाँ एक ही रहेगा। हाँ डायरेक्ट पूल से क्लाइंट डीमैट, सॉरी हाँ क्लाइंट से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो डीएसए शेयर पे आउट हमने किया ना, उसके अंदर पीओए क्लाइंट, नॉन पीओए क्लाइंट, पुल और क्यूसा सब एक्टिविटी होगा। कि जैसे सपोज मेरे पास पुराना कोई क्लाइंट का स्टॉक का मेरे पास क्यूसा में पड़ा है, वो टाइम पे मैंने होल्ड किया था बैक डेटेड, राइट, लेकिन आज उसने मेरे को वो चेक दे दिया एग्जांपल, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो शेयर मुझे उसको रिलीज करना पड़ेगा। यानी ये जो डीएसए शेयर पे आउट में क्या होता है मालूम है, पुल का भी मार्किंग होता है और एट द सेम टाइम क्यूसा में जो शेयर पड़ा है ना उसका भी मार्किंग होता है। यानी हेमेंद्र भाई ने जो आपको डीएसए शेयर पे आउट रन करने के बाद वहां पर हमने जो मालूम है रिलीज क्वांटिटी देखा था और होल्ड क्वांटिटी देखा था, तो रिलीज क्वांटिटी के अंदर क्या आएगा, पुल का भी शेयर रिलीज हो गया वो भी आएगा और किसी का शेयर क्यूसा में पड़ा हुआ रहेगा, अगर वो रिलीज हो रहा है तो वो भी आ जाएगा वहां पर। और हम लोग ने जब पे आउट रन किया तो सेकंड ऑप्शन जो है ना, सॉरी थर्ड ऑप्शन पेमेंट, वो क्या है, होल्ड टू क्लाइंट पे आउट, यानी होल्ड टू यानी क्यूसा से जो क्लाइंट को जो शेयर रिलीज कर रहे हैं वो उसका भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन जनरेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग,
और मार्किंग के हिसाब से हमने उसको ट्रांजैक्शन जनरेट कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हमने स्लिप जनरेट कर लिया, और फिर अल्टीमेटली उसका फाइल बना के रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी में, एनएचडीएल में रहेगा तो एनएचडीएल में स्पीडी के अंदर, और सीडीएसएल रहेगा तो ईजीएस में हम लोग फाइल वहां पर अपलोड कर देंगे। तो क्लाइंट को वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा पूल में से या फिर क्यूसा में क्लाइंट को शेयर वो रिलीज हो जाएगा। कुसा में माल पड़ा है, बेच दिया मैंने, तो उसका आप अर्ली बेइंग कर सकते हो ना? हाँ भाई, देखो, सिस्टम क्यूसा में जो माल पड़ा है उसको हमें, अगर हमने जो मैंने फर्स्ट सीन बताया ना, पेइंग का प्रोसेस कल जो बताया था, हाँ हाँ पेइंग का प्रोसेस के अंदर क्या किया था, देखो एक क्यूसा का एक लॉजिक था यहाँ पर। देखो ये यूपीआई करके लिखा है ना, यूपीआई मतलब क्यूसा पेइंग। अभी क्यूसा जब पेइंग करेंगे तो शेयर कहां पर आएगा, पूल में आएगा। अगर एनएसडीएल है क्यूसा आपका तो एनएसडीएल पूल में आएगा, सीडीएसएल है क्यूसा तो सीडीएसएल पूल या प्रिंसिपल में आएगा, और फिर वहां से मुझे अर्ली पेइंग करना पड़ेगा, बराबर है ना? तो अर्ली पेइंग, डबल लेंगे, डबल। हाँ अर्ली पेइंग आप क्यूसा के लिए भी कर सकते हो। हाँ डबल लेग हो जाएगा, ठीक है। हाँ वहां पर डबल है, पहले तो इनवर्ड आया क्लाइंट का पूल के अंदर, और फिर आउटवर्ड कर दिया आपने एक्सचेंज में अर्ली पेइंग के लिए। तो यहां तक किसी को कुछ क्वेरी? નરેન્દ્ર ભાઈ, हाँ बोलो, हाँ बस कर पाए। એમને કોણ ઓલું બેચ નંબર ડિસ્પ્લેમાં ક્યાં છે ને સેકન્ડ ટાઈમ પ્રિન્ટ કરવું તો ક્યાંથી જોઈ શકે? हाँ अगर देखो हेमेंद्र मैंने आपको क्या किया, एक स्लिप फाइल कैसे जनरेट करनी वो बता दिया, बराबर है। अगर सपोज आपको सेम फाइल दूसरी बार बनानी है, अगर सपोज आपने फर्स्ट टाइम फाइल बना दिया और वो फाइल अगर गलती से डिलीट हो गई या अपलोड नहीं हुई कोई भी रीजन से, और सेम फाइल आपको दोबारा बनानी है, तो उसके लिए क्या है, आपको बैच नंबर वो स्पेसिफिक बैच का और फाइल का देखना पड़ेगा, राइट। तो वो देखने के लिए डीमेट स्लिप के अंदर, डिस्प्ले में डीमेट स्लिप के अंदर मैं यहाँ पर पहले तो डेट चूज करूंगा कौन सी तारीख में है। तो एग्जांपल के मैंने 5 तारीख में जो ड्यू डेट था उसमें मैंने पूरा प्रोसेस किया, तो देखो यहाँ पर आ गई, राइट, तीनों तीन आ गया कि 263 111 रिपोर्ट है, 180 और 113 अलग अलग रिपोर्ट है, राइट। तो यहाँ पर देखो फाइल बैच करके एक कॉलम है, वहां पर आपका बैच नंबर, लेटेस्ट बैच नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। तो मुझे अगर सेम फाइल मुझे जनरेट करनी है सिस्टम के अंदर, तो आपको रिपोर्ट जो फायर करेगा ना 263 111 करके रिपोर्ट एग्जांपल, तो उसके साथ मुझे वो बैच नंबर, जो फाइल बैच नंबर की कॉलम में दिखाएगा ना, वो भी मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा ऊपर, राइट। और डेट और वो बैच नंबर अगर आप देंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल आप दोबारा प्रिंट कर सकते हो या फाइल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी? ये पे आउट दे देने के बाद फिर कुछ मतलब ठीक है, क्लाइंट कम्युनिकेशन तो आप बोले देंगे, हाँ वो जीरो हो गया। देखो हाँ नहीं, हम नहीं क्या करेंगे, वो उसके बाद कुछ मतलब कुछ रिकंसिलेशन, वही मैं वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो मैंने क्लाइंट को पे आउट दे दिया, राइट, मैंने बट पूरा रिकंसिलेशन तो पहले करना पड़ेगा या पे आउट देने के बाद करना पड़ेगा? नहीं ऑब्वियसली रिकंसिलेशन तो बाद में ही आएगा ना, क्योंकि देखो प्रोसेस क्या रहेगा, पहले मैंने डीएसए शेयर पे आउट रन कर दिया। हेलो, डीएसए, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था अभी सपोज हम लोग बैच नंबर भूल गए या स्लिप नंबर भी भूल गए, समझो विंडो याद नहीं आ रहा है, तो मैं इनकेस अगर DPC9 अगर वापस रन करके पे आउट बनाता हूँ तो मेरा बन जाएगा, या मुझे वो स्लिप नंबर ही वहां पे डालना पड़ेगा? नहीं, आपका पॉइंट मैं अभी तक नहीं समझा, आप बैच नंबर भूल गए, समझो बराबर है। बैच नंबर भी भूल गया, और ये जो आपका जो आपने बोला ना कि स्लिप ऑप्शन में जाके वहां पे बैच नंबर दिखता है, करेक्ट है। तो इन केस मैं अगर वो ना करके वापस से अगर DPC9 रन करता हो तो वो मुझे वापस से बैच बनाने देगा? नहीं, आप फाइल क्यों रन करेंगे? अगर आपका फाइल आपने डीमेट में एक्सचेंज में चढ़ाया नहीं है सीडीएसएल वगैरह में, तो ही वापस फाइल रन करेंगे। अगर आपने एक्सचेंज में चढ़ाई नहीं तो DPC9 में रिकॉर्ड कैसे आएगा? अगर आपको एक बार फाइल बनाने के बाद वापस कुछ बनाना है फाइल, अगर एक्सचेंज में कुछ भी रिजेक्ट हुआ कोई भी रीजन से, तो आप वापस फाइल बनाएंगे तभी वो बैच नंबर मांगेगा। अगर आपका ईजीएस्ट में या वगैरह ऑलरेडी अपलोड हो गया है तो वापस फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका DPC9 से यहाँ पे जो रिकंसिलेशन जो पेन में बताया था सेम प्रोसेस यहाँ पे रिकंसिलेशन। मैंने फाइल बैच नंबर का फंडा क्यों बताया, कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैंने फाइल बना दिया, बैच नंबर जनरेट हो गया और फाइल कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर के पड़ा, अभी वो फोल्डर आपको नहीं मिल रहा, वो फोल्डर आप भूल गए, राइट।
तो हमने सिस्टम के अंदर क्या किया है, डिस्प्ले के अंदर वो बैच नंबर जो आपने जनरेट करके रखा है ना, वो स्पेसिफिक फाइल के लिए जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे, एग्जांपल के 50-60 रिकॉर्ड रहेगा, वो 50-60 रिकॉर्ड भी अंदर आ गया एग्जांपल, तो आपको दोबारा फाइल बननी है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक वो फाइल एक्सचेंज में अपलोड नहीं की है, यानी सीडीएसएल में या एनएसएल में अपलोड नहीं की है, तो आपको ऑब्वियसली दूसरी बार वो अगर फाइल बनानी है तो वो बैच नंबर तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। इसके लिए हमने क्या किया है कि डिस्प्ले में जाकर के बैच नंबर देख लो, और वो देख बैच नंबर, फिर आप वो रिपोर्ट में जाकर के फायर करेंगे तो दोबारा वो सेम फाइल वापस बन जाएगी, और फिर वो जाकर के आप सीडीएसएल में या एनएसएल में अपलोड कर सकते हो। ये सेफ्टी के लिए रखा है, मतलब 2 जन करे 3 जन करे तो पता चले कि ऑलरेडी हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमने वो बैच नंबर दिया है। अभी आगे जो मैं बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया है कि क्लाइंट को जितना भी ट्रेड ऑब्लिगेशन था उतना पे आउट मैंने क्लाइंट को दे दिया, बराबर है। अभी देखो यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी से सामने मेरा आईओ क्वांटिटी आ गया, लेकिन अभी तक मेरा वो रिको नहीं हुआ है। अभी देखो आपका क्वेश्चन था अभी कि सपोज एज अ यूजर आपने फाइल बना दिया, वो स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर के पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास वहां पर दूसरा कोई यूजर है, उसको पता नहीं है कि वो फाइल आपने बनाया कि नहीं बनाया, और वो अपलोड करना भूल गए। और सपोज आप कंटिन्यूस मॉनिटर करते हो कि यहाँ पर मेरा रिको हुआ कि नहीं। अभी जो दूसरा जो यूजर है उसको ऐसा लग रहा है कि आपने फाइल नहीं बनाया, राइट, और आपको लगा कि मैंने फाइल बना दिया लेकिन उसने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो ऑब्वियसली मैं ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिको देखता हूँ कि अभी तक रिको क्यों नहीं हुआ, और ये डीपीसी9 में अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं आया। डीपीसी9 यानी सीडीएसएल का रिकंसिलिएशन, टीसीएल यानी एनएसएल का रिकंसिलिएशन वाला फाइल, तो वो दोनों फाइल में अभी तक रिकॉर्ड पे आउट का क्यों नहीं आया। तो उसका रीजन एक ही हो सकता है, आप सोचते कि मैंने तो फाइल बना दिया और उसको मैंने दे दिया लेकिन उसने अपलोड नहीं किया, और उसको वो लग रहा है कि आपने फाइल अभी तक बनाया नहीं है, बराबर है ना। तो ये जो अपने जो कंफ्यूजन है ना, वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कंपलसरी रिको होना ही चाहिए। रिको नहीं हुआ यानी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, बराबर है ना। आपने फाइल नहीं बनाई, अगर फाइल बन गई है तो ठीक है, दोबारा फाइल बनानी है तो वो डिस्प्ले में जाकर के बैच नंबर देकर दोबारा फाइल बना के डिपॉजिटरी में अपलोड कर लो। और उसके बाद आपको क्या करने का है, बाय थंब रूल कंपलसरी रिकंसिलिएशन प्रोसेस करना ही है, बराबर है ना। क्यों रिकंसिलिएशन प्रोसेस करना है कि अगर मैं रिको करता हूं तो ये तो चलो रिको क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है कि कोई भी रीजन से कोई भी क्लाइंट का डीमेट अकाउंट नंबर वहां पर ब्लॉक हो गया है, राइट। सपोज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ रूल दे दिया कि ये स्पेसिफिक पैन नंबर वाला क्लाइंट है, उसका डीमेट अकाउंट नंबर आप ब्लॉक कर दो, और डिपॉजिटरी ने वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और आपको वो पता नहीं है क्योंकि सिस्टम के अंदर तो सिंपल उसका डीमेट अकाउंट नंबर ही है, तो उसका पे आउट जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो इतना क्वांटिटी यहाँ पर रिको नहीं होगा। एग्जाम्पल के 30369 क्वांटिटी है, मैंने पे आउट तो बना दिया लेकिन रिको हुआ 30300 ही रिको हुआ, 69 क्वांटिटी मेरी रिको नहीं हुई। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा क्वांटिटी अभी तक रिको नहीं हुआ है, बराबर है ना। तो उसके ऊपर आप फिर बाद में एक्शन ले सकते हो कि ये बंदे का अभी तक रिको क्यों नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे आप करेंगे, R&D करेंगे तो पता लगेगा कि उसका अकाउंट एग्जांपल के डिपॉजिट ने ब्लॉक कर दिया या कोई भी रीजन है। तो सिस्टम के अंदर रिको करना बहुत जरूरी है, बराबर है ना। और किसी का कुछ क्वेश्चन? Please show pull recon after acquisition repository for a particular settlement, so user will come to know any rejection in payout file from pull account और क्यूसा। हाँ, अभी देखो यहाँ पर है ना, ये जो मैंने बताया ना कि अगर मैं सीडीएसएल से पे आउट देता हूँ तो उसकी मुझे डीपीसी9 आती है, और एनएसडीएल से मैं पे आउट देता हूँ तो उसकी टीसीएल फाइल आती है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे पे इन डिको मैंने बताया ना, इन द सेम वे इनपुट डिमेट डिको में जाऊंगा और वापस मुझे वही फाइल लेना है, डीपीसी9 फाइल जो ट्रांजैक्शन करके यहाँ पर आता है ना, ये फाइल मैं सिस्टम में अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा ये सीडीएसएल की फाइल है, इन द सेम वे एनएसएल की स्पीडी फाइल आती है जिसका एक्सटेंशन है फाइल का टीसीएल फाइल है। तो एनएसएल के लिए ये फाइल लूंगा और सीडीएसएल के लिए मैं डीपीसी9 लूंगा, और वापस रिकंसिलिएशन करने के लिए जो मैंने कल स्क्रीन बताया था पेइंग रिकंसिलिएशन के लिए सेम स्क्रीन में मैं जाऊंगा, डिमेट रिकंसिलिएशन न्यू करके ऑप्शन है, वहां पर जाता हूं
और ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट करूंगा 5 तारीख, क्योंकि मैंने 5 तारीख में सबको पे आउट दे दिया था। और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सीपीओ के ऊपर, क्यों? क्योंकि क्लाइंट पे आउट, जो मैंने क्लाइंट को शेयर दिया है उसका मुझे रिको करना है, या फिर मैंने जो क्यूसा से शेयर दिया है उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिट, उसका बेनिफिट पेमेंट, उसका मुझे रिको करना है। तो ये दोनों के ऊपर क्लिक करके मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो मेरे यहाँ पर जो DPC9 से अपलोड किया वो डेटा आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी डेटा है नहीं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मार्क एग्जैक्ट का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मार्क एग्जैक्ट का मैं बटन दबाऊंगा, यहाँ पर ओके करूंगा, तो मेरा यहाँ पर जितना भी पे आउट जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिको क्वांटिटी करके अपडेट हो जाएगा। यानी आपका ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी कौन सा डेटा आपका रिको नहीं हुआ है वो यहाँ पर तो आपको दिखेगा, डीमेट के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अनमैच में जाएंगे ना तो वो डेटा यहाँ पर दिखेगा। देखो मैं अनमैच में गया तो यहाँ पर देखो ये रिकॉर्ड जो है ना, वो देखो मैंने सब क्लाइंट को पे आउट दिया है। मुझे कैसा पता लगा, यहाँ पर आपको पूरा आ जाएगा पे आउट करके सीपीओ करके मैंने सबको हर एक क्लाइंट को पे आउट दे दिया। कुछ शेयर मेरा पुल टू होल्ड में गया था, कुछ शेयर मेरा क्लाइंट को गया, पुल टू क्लाइंट या पुल टू होल्ड। देखो पुल टू क्लाइंट गया या नीचे पुल जीरो टू, आया मतलब टैली है क्या? सॉरी नीचे जीरो दिख रहा है मतलब टैली है क्या? नहीं, जीरो यहाँ पर नहीं देखना है मुझे, रिको क्वांटिटी यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन बताया ना वहां पर देखना है कि ये रिको हो गया। ये तो मेरा जो रिको नहीं हुआ ना वो स्क्रीन है कि अभी तक डी यानी अभी तक मेरा रिको नहीं हुआ, राइट। ये यहाँ पर से पूरा हट जाना चाहिए, जो मैंने बताया ना ये पूरा का पूरा यहाँ पर अगर हट जाएगा ना तो आपका यहाँ पर रिको हो जाएगा। रिको मतलब कंप्लीट हो गया। ये स्क्रीन में कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखो ये जो स्क्रीन है डीपी स्टेटमेंट में यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आना चाहिए, और अनमैच में भी सब मैच हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों स्क्रीन आपका ब्लैंक है यानी आपका कंप्लीट रिकंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बराबर है ना। और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर सिंगल वॉच रखना है कि ये पूरा पे इन पे आउट कंप्लीट हो गया, उसका रिको हो गया, जितना एक्स्ट्रा शेयर आया था मैंने क्लाइंट को दे दिया कि नहीं दे दिया, और यहाँ पर पूरा का पूरा क्वांटिटी जो मैंने आईओ में खड़ा है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मेरा रिको हो जाना चाहिए। ये मेरा एक पे इन पे आउट का सेटलमेंट टैली करने का पूरा कंसेप्ट है। सिर्फ बहुत सारे इधर आपने कल बताया था एक टिक आता है कहाँ पे रिको हो गया। सॉरी ये विंडो में एक टिक आता है रिको हो गया। हाँ वो यहाँ पर क्या आता है कि जैसे ये देखो रिको हो गया, बराबर है ना, 7,000 मेरे पास पूरा रिको नहीं था तो ये रिको हो गया। रिको आईओ क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर देखो इतना शेयर मेरा रिको हो गया है, लेकिन बाकी का मेरा रिको नहीं हुआ था। ये मैंने पूरा एजम्पशन पे किया था ना, बाकी का मैंने एज्यूम किया। वो विंडो में कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि रिको हो गया, मतलब ऐसा मार्केट। हेलो रिको आईओ क्वांटिटी हो गया देखो, विंडो में भी है। हाँ ये रिको वाला में, हाँ ये स्क्रीन पे भी है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डीपी स्टेटमेंट में जाकर ये रिको वाला बटन करूंगा ना और यहाँ पर मैं 5 तारीख करूंगा और रिफ्रेश, सॉरी 2 तारीख था तो देखो यहाँ पर ये रिको हो गया। यानी मैं रिको वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा ना तो मेरा क्या क्या रिको हो गया वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आपका पे इन वाला भी आ जाएगा और पे आउट वाला भी आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बेसिकली अनरिको और अनमैच में कुछ रहना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए ना। यस यानी डीपी स्टेटमेंट में अनरिको में कुछ भी रहना नहीं चाहिए और अनमैच में भी कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी खड़ा है यानी आपका हाँ ये तो बहुत सारा रिकॉर्ड है। हाँ वो तो क्योंकि मेरे पास है ना डिपॉजिटरी की फाइल अवेलेबल नहीं है ना, DPC9 और डिटेल फाइल, इसके लिए अगर वो आपके लाइव केस में ये सब स्क्रीन ये सब सीन आना ही नहीं चाहिए। आपको वॉच रखना है कि ये पूरा का पूरा रिको होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया मालूम है, डिस्प्ले के अंदर और एक बनाया है डिमेट डायग्नोसिस करके, राइट। यहां पर मैं क्या करूंगा, पुल स्क्रिप्ट अनरिको, देखो पुल और स्क्रिप्ट यानी पुल के अंदर अकाउंट प्लस स्क्रिप्ट के अंदर कितना आज की तारीख में अनरिको में खड़ा है, राइट। यहां पर आप जाएंगे ना तो यहां पर पुल के अंदर के क्या क्या अभी भी अनरिको में खड़ा है सब पता लगेगा। या फिर डीपी स्टेटमेंट करेंगे तो डीपी स्टेटमेंट के अंदर कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, एग्जाम्पल के 2 मई से लेकर के मैं एग्जाम्पल 17 में देखता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखो डीपी स्टेटमेंट आ गया। उसके अंदर 2 मई के अंदर कितना काउंट था
कितना रिको हो गया, कितना भी रिको नहीं हुआ है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास डीपी स्टेटमेंट में क्लाइंट पे इन का रिकॉर्ड था, क्लाइंट पे आउट का रिकॉर्ड था, कितना रिको हो गया, कितना रिको अभी भी बाकी है। तो ये है ना अलग अलग हमने डिस्प्ले या व्यू बनाया है जिससे आपको डीमेट को अंडर कंट्रोल में रखना है। अगर कुछ भी रिकंसिलिएशन नहीं हुआ तो आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, राइट। यूजर है, यूजर से गलती हो सकती है, कोई फाइल अपलोड हुआ, कोई फाइल अपलोड हो गया तो उसका रिको क्यों नहीं हुआ, सी इसका सबका इंपैक्ट है ना। रिको नहीं हुआ यानी शेयर मेरे पास अभी भी पूल में पड़े हैं, पूल में पड़ा है उसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को वीकली होल्डिंग में रिपोर्टिंग करता हूँ, मालूम है, तो वहां पर मेरा इंपैक्ट आना चाहिए, राइट। तो वो सब क्वेरी बढ़ती जाती है, तो इसके लिए बेटर रखे डेली बेसिस पे ये सब स्क्रीन मॉनिटर करते रहने का, राइट। एक तो सबसे पहले जो मैंने समरी बताया वो, और उसके बाद बाकी का सब जो स्क्रीन है वो। ओके, कुछ क्वेरी? संदीप भाई, हाँ बोलो भास्कर भाई। हाँ, उन्होंने एक जन ने मांगा है एसएमएस के लिए अपना जो स्ट्रक्चर है वो एक मांगा है, एक चैट में एक मैसेज आया है। हाँ ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसका आउटपुट जो है ना वो हम लोग एक बार बना के दे देंगे उनको, राइट। हाँ वो दे दीजिए ना। हाँ मैंने ही मांगा है। नो इशू, नो इशू। वो मैसेज है ना, वो हमको व्हाइट लिस्ट करना है डीएलटी रजिस्ट्रेशन वाले, वो हाँ करना हाँ ठीक पड़ता है। है। और हाँ, और हाँ ट्रेड ट्रेड का भी दे देना, ट्रेड अगर कुछ पड़ता है समझ गया मैं। ट्रेड का मैसेज कि भाई ट्रेड कंफर्म करना है क्लाइंट को कि ट्रेड हम्म। ट्रेड हो गया आपका, ऐसा वाला भी एक एसएमएस का ऐसा है फैसिलिटी भेजने का हाँ आपके। है ना, ट्रेड के मतलब अंदर है, लेजर वाला भी है कुछ, वो एक बार हम लोग है ना आपको देख लेंगे और फिर शेयर कर देंगे आपको। हाँ, और सर ये अर्ली पेइंग का जो फॉर्मेट आपकी बात कर रहे थे ना ईडीएस का, हम्म। वो मैंने मेरे फ्रंट एंड वेंडर के साथ बात किया, वो बोल रहे हैं कि वो बैक ऑफिस वाले देंगे, वो हम सुनो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक बार है ना अल्लाह में हम क्या करेंगे उसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे, हाँ चलेगा चलेगा ओके ओके। बराबर है ना। आपको हाँ क्या हाँ क्या कैसे कैसे प्रोविजन करना है फ्रंट एंड के लिए और वहां से क्या क्या नहीं आउटपुट। वो मैं समझ गया, नेट सेल फाइंड आउट करके आपको वो क्वांटिटी और क्लाइंट कोड देना है। हाँ वो बराबर है, एक बार ठीक है, वो 5 मिनट का ऐसे ही कॉल कर लेते हैं, बात नो ठीक है। इश्यू, नो इश्यू, हम ओके लोग कर लेंगे। हेलो ओके सर। हेलो। तो अच्छा, कल अपना एजेंडा क्या रहेगा वो हम लोग है ना हमारे जो आपको जो बाद में एक बार डिसाइड करके आपको बता देंगे, बराबर है ना। अभी अपने को एक डिपॉजिटरी का एक सेशन करना है, सीडीएसएल डिपॉजिटरी। मेजोरिटी सबके यहाँ पर सीडीएसएल डिपॉजिटरी रहेगा ना जो यस यहाँ सर। पर, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक सीडीएसएल बेसिकली हमारा जो डिपॉजिटरी का जो सिस्टम जो है ना आईबिट्स का, वो दोनों डिपॉजिटरी के लिए एकदम आइडेंटिकल है, राइट। जहां जहां फाइल का जो नाम अलग है ना वही अलग है, जैसे कि बीएसएनएसी में कैसा फाइल का नाम अलग अलग आता है ना वैसा, तो वो फाइल का जो अपलोड नोमेनक्लेचर है ना वही अलग है, बाकी हमारा जो फंक्शनलिटी है वो एकदम सेम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक वॉक थ्रू करेंगे यानी एक ट्रेनिंग रखेंगे सीडीएसएल डिपॉजिटरी का। तो हम लोग एक बार डिसाइड करेंगे और फिर आज हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे आपको कि हम हमारा कल कौन सा ट्रेनिंग रहेगा। ओके सर, बैक ऑफिस में अभी क्या पेंडिंग है आपका, ये बीज बीज मेल और कंप्लायंस ना। में एक पेंडिंग पड़ा है जो हाँ, हम क्या करेंगे, डिपॉजिट का ट्रेनिंग करेंगे ना उसके बाद में हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे, अच्छा उसको बाद में करेंगे, चलेगा नो प्रॉब्लम। है ना। तो हेलो एक बार हेलो मैं आज एक बार पूछ लेता हूँ डिपॉजिट का ट्रेनिंग कब कर कैसे रखना है। संदीप भाई। हेलो। हाँ बोलो। सुने ना, ये जो अपना डीएसएस का जो प्रोसेस रन कर रहे थे, तो हम्म उसमें अगर अपना पे आउट तो 1 बजे आता है, बराबर है। हम्म। तो ये डीएसएस का प्रोसेस 1 बजे रन करना है या जो अपना नहीं शाम का देखो, मैं बिल वही बन आपको जाएगा बताता उसके बाद रन करना है? क्योंकि हूँ। जो अगर सेम डे का ट्रेडिंग लेंगे तो हम्म, वो तो कंसीडर अपना बिल बनने के बाद ही होता है ना, तो पे आउट हाँ वो टाइम तक होल्ड करना है अपने को ना या करना है क्या? ना। देखो क्या होता है, देखो पे आउट है ना, पुल में पड़ा है, 2 बजे भी पुल में पड़ा है और शाम को 7 बजे भी पुल में पड़ा है। अगर आप क्लाइंट को जल्दी पे आउट दे देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मालूम है, आज का क्लाइंट का जो रिस्क है ना वो कवर नहीं होगा, बराबर है। अगर आपकी बहुत बड़ी ब्रोकिंग हाउस है, आपके पास एक्सपेंशन वाला बिजनेस है, तो आपके पास वैरायटीज ऑफ क्लाइंट रहेंगे, कुछ पीओ क्लाइंट रहेंगे, कुछ नॉन पीओ क्लाइंट रहेंगे, आप उसको ट्रेसेबल नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट क्लाइंट से अप्रोच नहीं कर पा रहेंगे, क्योंकि आपके बीच में कुछ रिमाइजर वाले क्लाइंट है, कुछ ब्रांचेस वाले क्लाइंट है, कुछ सबरोकर के क्लाइंट है, ऐसा सब सीन आपके उधर है।
तो नॉर्मली क्या होता है मालूम है, जो बड़ी ब्रोकिंग हाउस है वहां पर क्या होता है, शाम को ही टी डे का बिल बनने के बाद, टी डे का मार्जिन आने के बाद ही सब प्रोसेस होता है। जितना मैक्सिमम रिस्क अगर आप क्लाइंट का कवर कर सकते हो उतना ब्रोकिंग हाउस के लिए ही बेटर है। यानी पुल में अगर शेयर पड़ा है T-2 वाला, तो आप T-1 में अगर किसी का एडजस्ट होता है वो भी आप कर सकते हो, और टी डे में किसी ने बेचा है वो भी एडजस्ट करने के बाद आप शाम को ही शेयर पे आउट रन करेंगे तो एकदम बेटर हो जाएगा आपके लिए, बराबर है, एकदम सेफ्टी हो जाएगी। और बाद में ही आप डिसाइड कर लो, सिस्टम को डिसाइड करने दो कि शेयर कहां पर देना है क्लाइंट को, पूल में देने का है, एक पूल में से क्लाइंट को देना है, या फिर क्यूसा में लेके जाने का है, बराबर है। तो नॉर्मली ये प्रोसेस जो डीएसए शेयर पे आउट का प्रोसेस है ना, हम शाम को आज का बिल बनने के बाद ही करते हैं। ओके सर। ओके ओके ओके, तो शैल वी कंक्लूड टुडे? हाँ सर, हाँ है ना, हाँ ओके। हाँ, वो खाली सेटलमेंट वाले रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट वाले। यस जो यस, कल परसों की है ना, लास्ट हाँ वीक। हाँ, कल पहले भी किया था, लास्ट वीक हाँ में हाँ, कल भी किया और फ्राइडे आज को भी किया और कल को मंडे हाँ को वो भी किया। हम जैसे वो ट्रेडिंग वाला और अकाउंट्स वाला जैसे शेयर किया था ना लिंक के साथ, वैसा ये तीनों भी हम लोग शेयर कर देंगे सबको। हाँ प्लीज। तो दिस कंप्लीट्स योर सेटलमेंट का पूरा साइकिल अलॉन्ग विद द पे इन पे आउट रिकंसिलिएशन एंड कंप्लीट वॉच हिस्ट्री, कैसे वॉच करना है वो, कंट्रोल कैसे करना है वो। ओके सर, तो हम लोग अभी इसको कंक्लूड करते हैं। खाली आपका वो रिपोर्टिंग बाकी रहेगा, वो पेन शॉर्टेज का रिपोर्टिंग और हाँ, वो मैं एक थोड़ा मैं कवर कर लूंगा बाद में, कोई इशू नहीं। ओके, वो क्या 2020 में आया था उसका। अगर नहीं वो कवर करना है तो वो मैं बता देता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है कि जैसे 5 तारीख का, सॉरी 2 तारीख का जो पे इन पे आउट था वो पूरा मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, राइट। एक सेकंड ना, मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। 2 मई, राइट, यहाँ पर देखो मैंने पे इन पे आउट मेरा पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। अभी ये सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसेस में जाता हूं मैं, और यहाँ पर कोलेटरल मार्जिन कैलकुलेटर करके मेरा एक स्क्रीन है, वहां पर आपको क्या करने के मालूम है, सबसे पहले तो ड्यू डेट सिलेक्ट करनी है, कौन सी ड्यू डेट पे अपने शॉर्टेज मार्किंग करना है। और यहाँ पर हमने एक प्रोविजन दिया है, हाँ, सीरियल नंबर 13 के ऊपर आरपीटी शॉर्ट करके, वो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ। देखो मैंने शॉर्टेज मार्क कर दिया, यहाँ पर ड्यू डेट 5 तारीख से लेकर के, अभी इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, सीधा रिपोर्ट फाइल करने का, कुछ करना ही नहीं है। यानी ये कोलेटरल वाला कैलकुलेशन में जाकर के आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ड्यू डेट देने का है, और ये सीरियल नंबर 13 के ऊपर ये प्रोसेस करने का है, और इसके बाद रिपोर्ट डीमेट में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं शॉर्टेज का रिपोर्ट है, जैसे अगर बीएससी में शॉर्टेज है तो 266.015 और एनएससी में शॉर्टेज है तो 266.014 वाला रिपोर्ट फायर करने का है। डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अगेन 5 तारीख सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं स्मार्ट टेक्स्ट करूंगा, शो करूंगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा ये शॉर्टेज रिपोर्टिंग मुझे मेरा शॉर्टेज हुआ है। तो ये जो एक्सचेंज को मेल करना रहता है, अपलोड करना रहता है? नहीं, अगर आपके पास आईसीसीएल है तो एक्स्ट्रा नेट पे अपलोड करने हैं, और एनसीएल है तो सिम्स करके एक लॉगिन है, वो सिम्स में आपको वहां पर अपलोड करना है, राइट। तो आप फाइल बनाएंगे ना तो उसका फाइल बन जाएगा, राइट, और वो फाइल जो बनेगी वो आपको नहीं संदीप भाई, एक्सटर्नेट पे ही अपलोड करना है, एनसीएल में भी। अच्छा, वो भी एनसीएल में भी एक्सटर्नेट में ही अपलोड करना है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी_शॉर्टेज करके एक फोल्डर है, उसमें अपलोड करना है। ओके ओके ओके, एनसीएल और आईसीएसएल में दोनों को मैं सेम बना रहा है, बराबर है। हाँ। ये कंपलसरी है ना? हाँ, ये कंपलसरी है। यस यस, इट्स कंपलसरी। उनको रिपोर्टिंग करना है कि आपके आज की तारीख में आपके पास क्या क्या शॉर्टेज है, पेन और कौन सा क्लाइंट का शॉर्टेज गया, क्या क्या शॉर्टेज हाँ, गया। यहाँ पर आपने देखा रहे, यहाँ पर अगर आपने देखा रहेगा ना कि क्लाइंट का कोड भी आ गया है, व्यू करता हूँ तो देखो यहाँ पर है ना, फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम में कौन सा क्लाइंट का है वो भी आ गया, कौन सा आइटम कोड है, कौन सा सिंबल है, भाई का या सेल का, और कितना टोटल क्वांटिटी का वो पूरा आ गया।
ठीक है, तो हम अभी कंट्रोल करते हैं और फिर नेक्स्ट विजिट हम लोग सेशन रखेंगे वो डिपॉजिट और ट्रेनिंग का रखेंगे। कुछ क्वेरी है? तो अभी मैं मीटिंग को अभी यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सर। Okay, thank you.